Yes, guys, a very good morning to you all. आवाज आ रही है? पक्का? ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? फटाफट बताओ. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग. आ जाओ, सब लोग ज्वाइन करो. तुम एक काम करो ना, सब वो उस थोड़ा वो सेंटर में आ जाओगे तो मैं कैमरा को भी देख पाऊंगा, और तू भी सेंटर में आ जाओ. हाँ, ठीक है. बस 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 और बस. गाइस, यस गाइस, ऑल राइट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? सबसे पहले बताओ क्या हाल है तुम्हारे? पढ़ाई वढ़ाई हुई? वो नहीं बोल रहा, फोन रख बे. क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स. खत्म हुआ वो चैप्टर? हाँ, मैंने तुमको क्या बताया था? वो चैप्टर का जो पूरा रिवीजन है 3-3.5 घंटे में हुआ अपना, और उसका क्रिस्प रिवीजन 1.5 घंटे में वो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तुम्हारी श्रद्धा अनुसार. ठीक है, तुम देख सकते हो. और उसके अलावा नोट्स 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 कहाँ पे मिलेंगे सर? नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो. shubhamsinghal.com से जाके ले सकते हो. मैंने क्या बोला? जल्दी जल्दी नोट्स ले लो, क्योंकि आप अक्टूबर के महीने में नोट्स चेंज करने की हालत में नहीं रहोगे. तो फटाफट नोट्स मंगवा लो, आप तक जल्द ही पहुंच जाएंगे. ओके गाइस, चलो कौन कौन आया है अटेंडेंस लगवाओ. मेरे को नाम तो दिखे कुछ. चोखा आ गया, प्रशांत आ गया. प्रशांत सर, आज हम क्या रिवीजन करने वाले? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. पढ़ के आए हो? अब कहां बच के जाओगे? पढ़ के आए हो? हाँ, पूरा एकदम जीरो से. आखिरी बार कब पढ़ा था? क्लास में 6 महीने पहले. अच्छा, क्लास में पढ़ा ही नहीं था. ठीक है, वेरी गुड. चलो सर, वी विल स्टार्ट फुल एनर्जी. ठीक है, लास्ट तक बहुत सारी चीजें हैं, याद हो जाएगी. बहुत आसान भी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, बहुत सारे चेंजेस भी हैं. अगर आपके पास कोई नोट्स है तो ध्यान रखना, काफ़ी सारे छोटे मोटे अमेंडमेंट्स भी हैं, तो कुछ अगर पुराने चीज़ें लिखी हुई है अपने नोट्स में तो अपडेट कर लेना. ठीक है सर, चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर? ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है 6 से 7 नंबर का. 6 से 7 नंबर का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है, और बहुत ही प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर. ये चैप्टर जो है ये आपको ऑडिट में भी काम आता है. एक सेकेंड, तू छोड़ा पहले. करूं? आगे बढ़ो, इसको भी छोड़ना है. सुनो सर, ये आपके ये जो चैप्टर है ये आपके सीए इंटर के ऑडिट में भी आता है थोड़ा बहुत, और आपके सीए फाइनल के भी ऑडिट में आएगा ये चैप्टर. तो बड़े ध्यान से सुनना, मतलब ये 3 जगह फंस सकता है. सीए फाइनल के इंटर, सीए इंटर के लॉ में, सीए इंटर के ऑडिट में, सीए फाइनल के ऑडिट में भी ये फंस सकता है. तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर. अकाउंट्स जो चैप्टर है वो शुरू होता है सेक्शन 128 से लेकर के 138 तक. 127 क्या था सर इसके पहले? कौन सा चैप्टर था इसके पहले? सर अभी आपके 8 चैप्टर पूरे रिवीजन हो गए हैं. चैप्टर 1 था सेक्शन 1 और 2. चैप्टर 2 था सेक्शन 3 से 22. 22 क्या था? ऑथेंटिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फिर 20 था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हाँ, एग्जीक्यूशन और ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. 23 क्या था? नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होता था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट वाला चैप्टर. 23 से वो चलता था 42 तक. सर देखो, 22 पे खत्म हो रहा है, फिर 42 पे खत्म हो रहा है, फिर 43 से शुरू होता था क्या? शेयर कैपिटल. वो चलता था 72 तक, वापस से 72 आया. फिर 73 से शुरू हुआ डिपॉजिट. 73 डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर. 76 डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. 76 ए पे खत्म हुआ. फिर 77 से शुरू हुआ मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. 77 से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, वो गया 87 तक. 88 से शुरू हुआ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो गया 122 तक. फिर से 122 आया. फिर उसके बाद 123 से शुरू हुआ डिविडेंड, जो खत्म हुआ 127 पे. तो एक चीज नोटिस किए,
चैप्टर या तो 2 पे खत्म हो रहा है या 7 पे, 22, 42, थोड़ी देर बाद खोलेंगे अपन, डिस्टर्बेंस हो रहा है, फ्लो आने के बाद खोलेंगे। स्वानंद तू खोल देना 10 मिनट बाद। चलो सर, सुनो 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 सर, अकाउंट्स एंड कंपनीज का चैप्टर करेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से याद करो, मेरे साथ सुनते जाओ और समझते जाओ, याद करते जाओ। सेक्शन 128 से लेकर के 138 तक पढ़ेंगे। 128 क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये चैप्टर ना ब्रॉडली 3 चीजों के बारे में बात करेगा, अकाउंट्स के बारे में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, और उसके अलावा CSR, NFRA, ये सब की भी बातें अपन करेंगे। सर सबसे पहले आपको 3 चीजों का डेफिनेशन बताता हूं। पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तीसरा बुक्स एंड पेपर्स। पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा बुक्स एंड पेपर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन अपन ने एक बार पढ़ लिया है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे डिफाइन था? सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अरे बोलो, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिफ्थ आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो आपका नोट्स टू अकाउंट्स होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह एनपीओ के केस में हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। 4 कंपनीज ऐसे हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। फिर से बोलो, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। तो 5 चीजें आती है और ये 4 कंपनी को CFS नहीं बनाना पड़ता है। उनके पास ऑप्शन है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं। ये क्या है सर? ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, वो एकदम फॉर्मेटेड मस्त ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, पर उसी के बैकएंड पे जो वर्किंग होती है उसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब एक ऐसा अकाउंट्स जिसमें तुम कितने सेल्स हुए, कितने परचेजेस हुए उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, कितने असेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, कितना कैश आया, कितना कैश गया वो रिकॉर्ड कर रहे हो। सर इन्होंने बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वो तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। ये इनफॉर्मल है, इसलिए इन्होंने लिखा कि रिकॉर्ड्स है किस चीज का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स records maintained in respects of sum of money received and expended, cash flow, sales and purchase, assets and liabilities और items of cost under section 148। cost के records को भी books of accounts में माना जाता है। तो 4 चीजें books of accounts में आती है सर। 4 चीजें क्या आती है पता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका कॉस्ट का रिकॉर्ड्स। अब सर ये हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स एंड पेपर क्या है? बुक्स एंड अकाउंट्स अगर ये है तो बुक्स एंड पेपर बड़ा वर्ड है। बुक्स एंड पेपर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड होता है, बुक्स एंड पेपर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड होता है। तो उसके अलावा बुक्स एंड पेपर्स में और क्या आता है सर? बहुत चीजें आती है, जैसे कि आपका डीड्स हो गया, वाउचर्स हो गया, राइटिंग्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स, ये सारी चीजें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाती है, बुक्स एंड पेपर में आ जाती है। सो बुक्स एंड पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर थिंग्स विच इज मेंटेन्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझे सर? समझा? क्या समझा? 3 डेफिनेशन हमने पढ़ा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब उसका बैकएंड का वर्किंग, और बुक्स एंड पेपर क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा और भी चीज जैसे कि डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग्स, रजिस्टर्स, ये सारे आपके बुक्स एंड पेपर में आ जाता है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? हम शुरू करेंगे सेक्शन 128 से। सेक्शन 128 किस बारे में बात करता है? सुनना, सेक्शन 128 ब्रॉडली बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या सर? सुन लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मैं ये बोल सकता हूं ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो रिकॉर्ड्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करते हैं? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? शेयर होल्डर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का डायरेक्टर मेंटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की शेयर होल्डर मेंटेन करेगा? डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर खुद मैनेज करेगा या किसी लोगों को असाइन करेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कंपनी का जो CFO है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा? CFO करेगा ना सर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। तो सर लॉ में लिखा हुआ है 4 लोग हैं जो बुक्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन है वो 4 लोग? देखते हैं सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए पहला रिस्पॉन्सिबल है MD, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO और एनी अदर पर्सन as the of company charged by board of director with such duty। ये लोग कौन है सर? ये लोग वो हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन 4 लोग है सर? ये याद करना पड़ेगा आपको। MD, सर MD दुनिया में हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज है, उसके अलावा नहीं। तीसरा CFO और फोर्थ एनी अदर पर्सन चार्ज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय सच ड्यूटी। ये 4 लोग किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रखेंगे किधर?
Where do you keep your books of accounts? Registered office. और सर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर बनता है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहता क्या है? इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में चल क्या रहा है वो चीजें बताता है. सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच का भी बनता है? हाँ सर, ब्रांच का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और उसमें आपको सारे ट्रांजैक्शन समझाने पड़ेंगे. अब सर मेरे को एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूअल बेसिस पे बनता है कि कैश बेसिस पे? अक्रूअल पक्का. और सर उसमें डबल एंट्री होती है कि सिंगल एंट्री? लॉ में भी यही लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूअल सिस्टम पे बनेगा, डबल एंट्री बेसिस पे बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं. तो अभी तक मैंने क्या बताया सर, बुक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बुक्स को रखोगे कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे. और बुक्स में आप क्या दिखाओगे? अफेयर किसके साथ चल रहा है दिखाओगे? नहीं, स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखाओगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है. क्या ब्रांच ऑफिस का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे? हाँ, ब्रांच ऑफिस का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे. अब सर मैं अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं आरओ में नहीं, आरओ के अलावा कहीं और रखना चाहता हूं, क्या मैं रख सकता हूं? हाँ. किसका अप्रूवल लगेगा? नहीं, शेयर होल्डर को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखा है. शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. तो तुम आरओ के जगह अगर कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा. सर आपको याद है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनता था, उसको क्या मैं आरओ के जगह कहीं और रख सकता हूं? सर याद करो, रख सकते हो, लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा. और एसआर पास करके या तो तुम विद इन लोकल लिमिट्स कहीं भी रख सकते हो, या फिर अगर आप यहां से बाहर जा रहे हो, यहां से बाहर जा रहे हो, तो ऐसी जगह जाना जहां पे 1/10 से ज्यादा मेंबर रहते हैं. तो मैंने आपको बोला था अगर 1000 मेंबर है कंपनी में तो 101 चाहिए. कितना? 101 चाहिए, 100 नहीं. ठीक है, चलो सर. सच बुक्स शैल बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस, ये आप समझ गए. सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया. इंडिया के बाहर नहीं ले जाना भाई. एंड इन्फॉर्म आरओसी विद इन 7 days ऑफ सच डिसीजन बाय फाइलिंग एओसी 5. ये पड़ोस वाली आंटी को सब बताना पड़ता आरओसी को. सर आरओसी अभी तक 30 दिन और 30 दिन पे चल रहा था. ये वाला देखो कहती है मेरे को 7 दिन में बता देना. जैसे ही तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुमने यहां से उठा के कहीं और डाला, 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को बता देना कि तुमने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कहां रखा है. सर शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से शेयर होल्डर को घंटा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है सर सुनो, उसके बाद क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो? आज के जमाने में शर्म आ जाएगी अगर नहीं बोलोगे तो. अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो ना दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो 1 अप्रैल 2022 से आया है. मेरी बात सुनना. सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप ई मोड में मेंटेन कर रहे हो, ई मोड मतलब क्या सर? टैली में मेंटेन कर रहे हो. तो टैली में अगर मेंटेन कर रहे हो, नंबर 1 इट शुड बी एक्सेसिबल. नंबर 1 इट शुड बी एक्सेसिबल. नंबर 2, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ना, टैली मान लो, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 3 चीजें होनी चाहिए. वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 3 चीजें होनी चाहिए. ये 3 चीजें अमेंडमेंट है. सबसे पहला, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल रख सके ऐसा होना चाहिए. ऑडिट ट्रेल मतलब आपने पहले एक ट्रांजैक्शन डाला, फिर डिलीट किया, फिर डाला, फिर डिलीट किया, फिर एडिट किया, ये सारा ट्रेल मेंटेन हो, ऐसा सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए. दूसरा, ये जो आपने ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन है ना, इसको डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए. वो सॉफ्टवेयर में देयर शुड नॉट बी एन ऑप्शन टू डिसेबल द ऑडिट ट्रेल. और तीसरा, वो सॉफ्टवेयर पूरा एडिट लॉग मेंटेन करता हो, उस तरह का सॉफ्टवेयर में होना चाहिए. एडिट लॉग मतलब सर जैसे अपना कॉल लॉग होता है, वैसे ही एडिट लॉग मतलब क्या क्या एडिट हुआ है वो सारी चीजें बताने के लिए. ये देखो क्या लिखा है सर, फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग आफ्टर 1 April 2022, every company using accounting software for maintaining books of accounts shall use only such software which has the following 3 features. पहला, audit trail. दूसरा, audit trail cannot be disabled. तीसरा, creating an edit log and date of such changes. आप जो भी चेंजेस कर रहे हो उसका पूरा डेट बन रहा है. अब सर मन में एक सवाल आता है, ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग में फर्क क्या होता है? ऑडिट ट्रेल में ये भी आता है कि कौन सी एंट्री पहले पास हुई, कौन सी एंट्री बाद में पास हुई, क्या एंट्री थी, क्या एंट्री किया तुमने. पर एडिट लॉग में सिर्फ चेंजेस आते हैं. जैसे कि अमाउंट 10,000 था, उसको चेंज करके आपने 11,000 किया, तो वो एडिट लॉग में आता है. ऑडिट ट्रेल में पूरा आपने टैली खोलने से लेके बंद करने तक क्या किया, वो पूरा ऑडिट ट्रेल में आता है. उसके बाद सर मैंने पहले क्या कहा था, एक्सेसिबल होना चाहिए. सर इसको याद नहीं करना है. याद आपको 3 चीजें करनी थी कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसके 3 फीचर. ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं हो सकता, लॉग मेंटेन कर रहा है अलॉन्ग विद द डेट. ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं हो सकता, लॉग मेंटेन कर रहा है अलॉन्ग विद द डेट. ये 3 फीचर्स हो गए. उसके अलावा और क्या चीजें होनी चाहिए सर? अगर आप कोई ई मोड में रिकॉर्ड्स रख रहे हो तो ओरिजिनल फॉर्मेट में रखो, उसको बहुत ज्यादा चेंज मत करो. ऐसा नहीं कि कोई और फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसको आप एडिट करके अपडेट कर रहे हो, आप उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में रखो. सर ब्रांच ऑफिस होते हैं, ब्रांच ऑफिस का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, वो हमारे पास आ रहे हैं तो वो भी ऐसे ही अपलोड करना जैसे आया था.
मतलब हम अगर पूछें कि क्या ऐसे ही आया था ब्रांच से, तो आप बोलोगे हाँ, आप उसमें कोई भी एडिशन या ऑल्ट्रेशन नहीं करोगे सर। उसको ना इट शुड बी एक्सेसिबल, जो मैंने शुरू में बोला था। सर एक बात बताओ, एक कंपनी ने ना इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिकॉर्ड्स रखा है, वो जो रिकॉर्ड्स है ना उसका सर्वर यूएस में है। सर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्लाउड में जा रहे डेटा। भाई क्लाउड मतलब वो नहीं, बादल नहीं, क्लाउड मतलब सर्वर, सर्वर में जा रहे डेटा। अब सर सर्वर में डेटा जा रहा है, हमने कंपनी को जाके बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे, तो बोला नहीं वो तो यूएस के सर्वर में पड़ा है, हम एक्सेस नहीं कर सकते। कोई सेंस बनता है? नहीं सर, इट शुड बी एक्सेसिबल। हमने एक्सेस किया, डाउनलोड किया, हमको अरेबिक लैंग्वेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला, चलता गया। नहीं, इट शुड बी लेजिबल, इट शुड बी लेजिबल, पढ़ने लायक होना चाहिए, लेजिबल लैंग्वेज होना चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी बातें होनी चाहिए। अब सर एक चीज इन्होंने और लिखा है कि इसका बैकअप इंडिया में होना चाहिए। ये जो तुम कहीं का भी सर्वर यूज कर लो, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा है ना उसका एक बैकअप आपके इंडिया में भी होना चाहिए। और सर कंपनी को, आरओसी को एनुअल बेसिस पे 4 चीजें बतानी पड़ेगी। मान लो तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हो, तो सर एक इंपॉर्टेंट पिक्चर में एक जना आ जाता है, वो है सर्वर। कौन? सर्वर। अब सर सर्वर का नाम क्या है सर्विस प्रोवाइडर का, उसका आईपी क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और अगर बुक्स क्लाउड में मेंटेन्ड है तो एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। ये सारी चीजें आपको आरओसी को देनी पड़ती है। सर याद नहीं करना है, याद 3 चीजें, ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं हो सकता, अलॉन्ग विथ एडिट लॉग, अलॉन्ग विथ डेट, बस। अब सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यू में आएगा आपके, सुन लो। सर अगर एक ब्रांच ऑफिस है मेरा, मैं यहां मुंबई में ऑफिस कर रहा हूं, मेरा एक ब्रांच दिल्ली में है, तो उसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां मेंटेन होगा क्या? नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहीं मेंटेन होगा। तो सर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर वहां मेंटेन हो रहा है, मतलब तुम रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स नहीं रख रहे हो, तो चलेगा क्या? लॉ ने बोला हाँ चलेगा, अगर ब्रांच ऑफिस अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स उधर मेंटेन करना चाहता है चलेगा, पर उसको बोलो समय समय पे क्या भेज दे, हमको बैकअप भेज दे। तो सर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट एट दैट ऑफिस। क्या लिखा है सर? मेरा कंपनी हैज ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और outside India, it shall be deemed to have complied with the provision of books of accounts if proper books of accounts relating to transaction are kept at that office and properly summarized periodical returns are sent to company at its RO or other places। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा एमसीक्यू में कि एक ब्रांच है यूएस में, वो यूएस ने बोला मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूएस में रखूंगा, क्या वो रख सकता है? तुम बोलोगे नहीं, RO विद इन इंडिया। बोलिए नहीं सर, अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर रखना चाहती है तो रख सकती है। उसको बोलना क्या भेजेगा? समराइज्ड पीरियोडिकल रिटर्न्स, एसआरपी, समराइज्ड रिटर्न्स पीरियोडिकली, एसआरपी आपको भेजेगा सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन हो सकता है क्या? मैं जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता हूं? मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, हट नहीं कर सकता। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फर्क होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्ट कर सकता हूं मैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन इंस्पेक्ट करेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स कर सकते हैं। पर सर कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे करेंगे? अगर इंडिया में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर इंडिया में है तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेने के लिए चले जाओ, ठीक है, तुम देख के आ जाओ। पर अगर इंडिया में नहीं है तो यूएस जाओ क्या? घूम के आओ क्या? नहीं, अगर इंडिया में नहीं और तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना है तो तुम कंपनी को रिक्वेस्ट करोगे कि कंपनी मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा के दे, और जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा ना, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 दिन के अंदर मंगवा के तुमको दे देगी और तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो। सर मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? नहीं। शेयर होल्डर कर सकते हैं? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है? हाँ। अब सर इंडिया में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो कैसे इंस्पेक्ट करेगा? जा और इंस्पेक्ट कर ले। बिजनेस आवर्स की बिजनेस के बाद, बिजनेस आवर्स, ये दिन के, ये काम दिन में होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इंडिया के बाहर है तो, इंडिया के बाहर है तो कंपनी को रिक्वेस्ट करो, कंपनी मंगवा के देगी। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। सर अगर मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूं और मैंने रिलायंस को रिक्वेस्ट किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा के दो, तो वो 15 दिन में मंगवा के देगा। पर लॉ ने एक शर्त लगाई है, बोले शुभम डायरेक्टर है, बहुत बड़ा राजा नहीं है, खुद जाके मांग लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी किसी को, मैंने किसी को अपना ये बना दिया रिप्रेजेंटेटिव और मैंने बोला जा तू बुक्स मांग ले। नहीं, डायरेक्टर को खुद को बुक्स मांगना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के कोई जाके बुक्स नहीं मांग सकता। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर इंडिया के अंदर मेंटेन हो रहा है तो कैसे इंस्पेक्शन होगा, और आउटसाइड इंडिया होगा तो कैसे इंस्पेक्शन होगा? वो प्रोविजन लिखा है जो मैंने आपको बताया। ये लास्ट लाइन देखो सर, such information shall be sought by the director himself and not by or through his power of attorney holder or agent or representative। समझे सर? समझे? अब सर आगे बढ़ते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन होगा? मेरी तरफ देखो, सुनो सुनो सुनो, मेरी आंखों में देखो, सुनो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन होगा? 8 साल के लिए। पर 8 साल से ज्यादा मेंटेन हो सकता है क्या?
सर जब नीरव मोदी की कंपनी थी ना, वहां पे रेड पड़ी थी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स आए थे वो बोल के गए थे साले 20 साल तक ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्पोज मत करना, तो वो 20 साल तक मेंटेन करेगा। तो यूजुअली कितने साल मेंटेन होता है सर? 8 फाइनेंशियल ईयर। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया और ऑर्डर पास किया कि 8 साल से ज्यादा मेंटेन करना है, तो उतना मेंटेन करना पड़ेगा आपको। सर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होकर 5 साल हुआ है, तो 8 साल के लिए कैसे मेंटेन करेगी? नहीं कर सकती ना, तो तू 5 साल के लिए मेंटेन कर ले। अब सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने बोला 4 लोग रिस्पॉन्सिबल है, मेरे साथ एक बार बोलो जुबा केसरी। पहला एमडी, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, तीसरा सीएफओ, फोर्थ एनी अदर पर्सन कंसर्न। ये लोग क्या है? ये लोग 4 लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। और सर ये जो पूरा सेक्शन था, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं किया। सर अब बात करते हैं 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 3 पॉइंट्स। तुम सोचो 3 पॉइंट्स कितने बोले मैंने? अगर ये 3 पॉइंट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 पॉइंट्स अबाउट बोर्ड रिपोर्ट करूं ना, इंस्टाग्राम के रील्स बना सकता हूं मैं लाखों। हर जगह 3 ही पॉइंट है भाई। अब 3 पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता क्या है सर? फिर से अफेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देता है। दूसरा, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किधर से सर? सेक्शन 133 आज पढ़ेंगे। उसके बाद सर इट शैल बी इन फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। सर एक चीज याद करोगे क्या मेरे साथ? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, 2 चीजों को ध्यान रखना, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, दूसरा शेड्यूल 3। ये दोनों को ध्यान रख के आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन है ना, वो 4 तरह के स्पेशल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको नाम पता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट, बस ये 4 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है सर ढंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में? कुछ नहीं, मैंने बस बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तुम लोगों का ऑडिट हो गया है क्या पढ़ के? तो तुम लोगों को पता होगा ट्रू एंड फेयर व्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका कितना सिग्निफिकेंस होता है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू देगा अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जिनको पता है वो लोग, वही लोग लिखते हैं T&F। जिनको पता होता है ऑडिट, वही लोग लिखते हैं T&F, बड़े लोग। सुनो, उसके बाद मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्या करने का, उसको एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने रख देने का। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर, आपको पता है सर, आपको पता है ऑर्डिनरी बिजनेस नाम की एक चीज होती है, उसमें 4 चीजें आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला कंसिडरेशन, ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, बाकी सारे स्पेशल बिजनेस। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस क्या? कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चौथा ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब भी पढ़ा था नालायको, इतनी सी शर्म करो। हाँ सर, 4 बिजनेस होते हैं आपके, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस में पहला क्या था कि कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए उनके सामने रखना पड़ेगा ना, तो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में प्लेस करते हैं। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस क्या होता है? सर सुन लो ध्यान से। अगर एक कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, अगर एक कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, तो वो कंपनी को क्या बनाना पड़ता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें वो अपने फाइनेंशियल्स और अपने सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सबका फाइनेंशियल्स मिला करके कंसोलिडेट करेगी। सर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। अगर एक कंपनी है उसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, तो उसको बनाना पड़ता है सीएफएस। सीएफएस में क्या होगा? वो अपना और अपने सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करेगी। अब सर आप ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और मस्त वाला इंपॉर्टेंट अटैचमेंट लगाते हो। क्या इंपॉर्टेंट अटैचमेंट? फॉर्म एओसी 1। क्या है सर एओसी 1? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं, अभी मेरे 180 सब्सिडरीज हैं, इतने सारे सब्सिडरीज का फाइनेंशियल कौन पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। तो लॉ ने रिलायंस पे एक बर्डन डाला, बोले रिलायंस तू ये सारे सब्सिडरी का, सारे एसोसिएट का एक सैलिएंट फीचर बना। मतलब एक सैलिएंट फीचर जिसमें तू हर सब्सिडरी के बारे में, टर्नओवर क्या है, डेट्स क्या है, ये सारी चीजें बता दे, और ये आप बनाते हो फॉर्म एओसी 1 में। सर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पता नहीं, पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब आप ऑडिट करोगे तो फॉर्म एओसी 1 आपके पल्ले पड़ेगा ही। अब सर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लॉ में नहीं तो ऑडिट में आएगा कि कंसोलिडेट, पर लॉ का ही सिलेबस है, ऑडिट नहीं पढ़ा रहा हूं, लॉ का ही पढ़ा रहा हूं। सुनो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है अगर 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन सैटिस्फाई होती है। सर सीएफएस नहीं बनाना पड़ता है अगर 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन सैटिस्फाई होती है। सर मेरे साथ एक बार याद कर लो, ये देखो
सर ये अगर कंपनी है एच लिमिटेड, उसके नीचे एक कंपनी है एस लिमिटेड, और एच लिमिटेड के ऊपर भी एक कंपनी है यू लिमिटेड। ये यू लिमिटेड क्या है सर? ये अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है ये होल्डिंग लिमिटेड, और उसकी सब्सिडरी है ये सब्सिडरी लिमिटेड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एस लिमिटेड है ना, इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। मान लो एस के नीचे भी और कुछ लोग हैं, ठीक है, तो एस को कंसोलिडेटेड नहीं बनाना पड़ेगा अगर तीन कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है। पहला, उसने अपने पेरेंट कंपनी से और बाकी मेंबर्स से पूछा कि मैं कंसोलिडेटेड नहीं बनाऊंगा तो तुमको चलेगा क्या, और उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने बोला हाँ हमको चलेगा, कोई बात नहीं, तू मत बना। दूसरा, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है। क्या नहीं है? आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है। और तीसरा, आपकी पेरेंट कंपनी या अल्टीमेट पेरेंट कंपनी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। अगर ये तीन कंडीशन, दोस्तों ये सब चीजें, ये सारी चीजें आपका अकाउंट्स का, लॉ का, ऑडिट का, सबका नॉलेज मिला के बनता है ये सारी चीज। आपको ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं। रैपिड वर्ड छोड़ दो, हम भूल आए वो गलियां, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सुनो सर, मैंने क्या कहा? अगर एक कंपनी है, क्या उसको सीएफएस बनाना जरूरी है? सीएफएस कब बनाते हो? अगर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। सर अगर मेरी कंपनी में एक भी सब्सिडरी नहीं है, एक एसोसिएट कंपनी है, क्या सीएफएस बनाऊंगा? घर जाना, अपना अकाउंट्स का बुक खोलना, पढ़ना, नहीं समझ आएगा भैया जय भैया को पूछना और फिर मेरे को बताना कि सर अगर एक कंपनी का सिर्फ एक एसोसिएट कंपनी है, क्या उनको सीएफएस बनाना पड़ता है? पर लॉ में क्या लिखा है? अगर आपका एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है तो आपको सीएफएस बनाना पड़ता है। जब आप सीएफएस बनाओगे तो आप अपने सब्सिडरी का, एसोसिएट का, जॉइंट वेंचर का, सबका फाइनेंशियल्स मिलाओगे। अगर तीन कंडीशन क्यूमुलेटिवली मीट होती है तो सीएफएस नहीं बनाओगे। पहला, अगर आपने अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया सीएफएस नहीं बनाएंगे, उनको बताया और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नंबर टू, अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो या फिर यू आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड, ना ही आप लिस्टेड हो ना ही आप लिस्टिंग के प्रोसेस में हो। एंड नंबर थ्री, आपके होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा। अब सर आगे बढ़ते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करोगे। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एएस का भी कंप्लायंस करना पड़ता है और आपको शेड्यूल 3 का भी कंप्लायंस करना पड़ता है। अब मान लो आपने एएस का कंप्लायंस, आपको एएस एप्लीकेबल नहीं था। सर एएस हर कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको एएस एप्लीकेबल नहीं था तो लॉ कहता है फिर सिर्फ शेड्यूल 3 का कंप्लायंस कर लेना, हम खुश है, ठीक है। अब सर आपको अगर एएस एप्लीकेबल है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करोगे, पर कभी कभी आप क्या करते हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिविएट करते हो, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा क्या तुमने कोई डिविएशन किया है, अगर किया है तो उसका रीजन क्या था और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या था। सर आपको सीएफएस बनाना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाया, मतलब तुमने क्या किया? डिविएशन। अगर तुम डिविएट हुए हो तो तुमको 3 चीजें बतानी पड़ती है, क्या डिविएशन है, क्या रीजन था और क्या फाइनेंशियल इफेक्ट है। मेरे को पता है तुमको नहीं आता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना कर दो मेरे लिए कि मैं 3 बार चीजें रिपीट कर रहा हूं रिवीजन में भी, तो मेरे साथ याद कर लो ताकि घर जाओ ना तो तुम्हारा कम से कम 40% प्लेन याद हो गया है तुमको, आगे का 60% तो अपने को खुद करना पड़ेगा, पर मेरे साथ लग के याद कर लो, मतलब बोल बोल के। और तुम लोग जो घर पे बैठे हो या तो टाइप कर लो तुम लिख के, या फिर तुम लोग खड़े होके घूम के बोल लो। घर वाले जब तक तुमको ये नहीं बोले ना पागल हो गया मेरा बेटा पढ़ते पढ़ते, तब तक तुम पास नहीं होने वाले। सुनो। हाँ सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए 4 लोग रिस्पॉन्सिबल थे। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, तीसरा सीएफओ, फोर्थ एनी अदर पर्सन कंसर्न। सर इनके साथ साथ अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये 4 लोग तो रिस्पॉन्सिबल है ही, इसके साथ all the other directors if there are no above person। यहां पे क्या लिखा है सर? और in the absence of any officer mentioned above, ये लोग अगर नहीं होंगे तो सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। सर एक बात बताओ, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ढंग से नहीं बनाया तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ, कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी नहीं सर, कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी क्या है? फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज। सर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का फाइन, क्या चीज के लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करोगे तो वहां पे फाइन है जेल अप टू 1 ईयर,
और फाइन मिनिमम 50,000 से 5 लाख रुपए। मतलब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉन्ट्रवेंशन करोगे ना 50,000 से 5 लाख है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रवेंशन करोगे ना तो जेल भी आ जाएगा 1 साल तक का। क्यों सर? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़े सर। अब सर बहुत इजी और बहुत मजेदार सेक्शन, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सेक्शन 129A। 129A क्या है सर? पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिटर्न्स, पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सर आपको पता है लिस्टेड कंपनीज ना, अरे लिस्टेड कंपनी ना फाइनेंशियल ईयर का तो ऑडिट करती है पर क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू करती है। क्या करती है? क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू। हर क्वार्टर में ऑडिट तो नहीं हो सकता, लिमिटेड रिव्यू होता है। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल था? लिस्टेड कंपनी के लिए। लेकिन लॉ ने बोला यार लिस्टेड कंपनी से तो इतनी ज्यादा हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, उनको भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। कि तो लॉ ने ये बोला कि कुछ अनलिस्टेड कंपनीज हम प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रेस्क्राइब अभी तक उन्होंने किया नहीं है, बस उन्होंने पावर ले लिया है। सर सेक्शन 129A इट क्लियरली शोज दैट इट इज एन अमेंडेड सेक्शन। बाद में आया है, 129 बन गया, 130 बन गया, लॉ पब्लिश हो गया, उसके बाद इन्होंने 129A ऐड किया है। तो सर यहां पे इन्होंने क्या बोला? जो अनलिस्टेड कंपनीज होते हैं ना उनको 4 कंडीशन मीट कर, 4 चीजें लगेगी। पहला, उनको हम बोलेंगे तुम्हारा क्वार्टरली या सच पीरियड का रिटर्न्स बनाने के लिए हम तुमको बोलेंगे तुम अपना रिटर्न्स बनाओ। दूसरा, हम बोलेंगे उस पे बोर्ड का अप्रूवल लो, उसको बोर्ड से अप्रूव करवाओ। तीसरा, हम बोलेंगे उसका ऑडिट करवाओ या लिमिटेड रिव्यू करवाओ, या तो ऑडिट करवाओ या लिमिटेड रिव्यू करवाओ। और चौथा, उसको 30 डेज के अंदर आरओसी के पास फाइल करो। ये 4 चीजें हम तुमको बोल सकते हैं। कौन से कंपनीज को वो अभी हम बताएंगे, वो हमने अभी बताया नहीं है, पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर समझे क्या 4 चीजें हैं? बोलो। पहला प्रिपेयर, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल, तीसरा ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू, चौथा आरओसी को 30 डेज के अंदर फाइलिंग करना पड़ सकता है। सर क्वार्टरली नहीं बोला, इन्होंने बोला पीरियोडिकल बेसिस पे आपको रिटर्न बनाना पड़ेगा। क्या पीरियड होगा वो हम बाद में बताएंगे, होगा क्वार्टरली, वो 3 महीने वाला। ठीक है सर, आगे बढ़े। सेक्शन 130 और 131। 130 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है 130 और 131। छोटा छोटा डिफरेंस है, सुन लेना सर, सुन लेना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे। ये देखो सर 130 क्या है? सर 130 में कंपनी की बैंड बज रही है। क्या बज रही है? बैंड। भाई मेरा मुंह से आवाज निकला नहीं, तुमने क्या सुना होगा पता नहीं, मैंने बोला कंपनी की बैंड बज रही है। ठीक है, अभी सर 130 में क्या हो रहा है समझना। कुछ लोग हैं, ठीक है, वो चले गए कोर्ट और ट्राइब्यूनल के पास। किसके पास? कोर्ट और ट्राइब्यूनल के पास। और कोर्ट और ट्राइब्यूनल को जाके बोला, हे कोर्ट, हे ट्राइब्यूनल, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, हमको उसके बुक पे शक हो रहा है, हमको उसके बुक पे शक हो रहा है, तो जरा इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन करवाओ और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करवाओ। क्या बोले सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करवाओ और रीस्टेट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर रीओपन मतलब खोल के वापस देखो बुक्स को, और रीस्टेट मतलब क्या? रीस्टेट मतलब वापस से बनाओ, बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वापस बनाओ। सर इसमें कंपनी कुछ कर रही है क्या? रिलायंस तो चुपचाप दूर बैठी हुई है, बाहर वाले लोग आके कोर्ट के पास जा रहे हैं और कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं कि रीओपन करेंगे और रीस्टेट करेंगे। सर ये बाहर वाले लोग कौन है? सुनो, या तो सीजी हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, सेबी हो गया, एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, और एनी अदर पर्सन, कोई भी और कंसर्न पर्सन, कोई भी पड़ोस वाली आंटी, किसी को भी तकलीफ है ना, तो तुम जा सकते हो किधर? तुम जाओगे कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास। सर सेक्शन 130 में कंपनी कुछ नहीं कर रहे, कंपनी बाहर बैठा हुआ है, बाहर के लोग बाहर जाके बैंड बजा रहे हैं कंपनी की। कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास गए और कोर्ट को बोले रीओपन करो या रीस्टेट करो। अभी अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि हाँ भैया कंपनी में ना फ्रॉड हुआ है, या तो कंपनी में फ्रॉड हुआ है या फिर कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ना भरोसा नहीं कर सकते। सर सुनो, सर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के सब फाइल हो गया, अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया। अब बाहर वाले लोग जाके कोर्ट और ट्राइब्यूनल को बोल रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, इसको रीओपन करवाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और रीस्टेट करवाओ। तो ट्राइब्यूनल चेक करेगा, उसको लगता है हाँ भाई गड़बड़ है, तो वो ऑर्डर पास करेगा कि रीओपन करो और रीस्टेट करो। सर आज है फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22। क्या मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल ईयर 2007-8 15-20 साल पहले, क्या वो वाले फाइनेंशियल्स को मैं रीस्टेट करवा सकता हूं? क्या उनको मैं चेंज करवा सकता हूं? मैं अगर रिलायंस होता तो मैं ट्राइब्यूनल को बोलता, भाई तूने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 8 साल के लिए रखना, मैं कैसे उतना पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखूंगा, है ही नहीं मेरे पास। तो इसलिए लॉ ने क्या बोला कि रीस्टेटमेंट करवाने के लिए आप सिर्फ पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर का बुक्स खुलवा सकते हो। पर अगर आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था और आपको उससे ज्यादा 20 नहीं है, वो एग्जाम्पल था, 20 नहीं है, अनलिमिटेड,
अगर आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ था और हमने बोला था कि उससे ज्यादा रखने के लिए, तो हम वो ज्यादा पीरियड के लिए भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। सर एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा, गलत जवाब देना सीख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल का हम रीओपन और रीस्टेट करवा सकते हैं? 8 साल का। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है कंपनी का और हमने लंबे समय के लिए रखने के लिए बोला था, तो हम लंबे समय के लिए भी रखवा सकते हैं। अभी नहीं पूछूंगा, अभी तुरंत पूछ दूंगा तो बता दोगे। सुनो, सेक्शन 130 क्या है सर? अगर सेंट्रल 5 लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, सेबी, स्टैट्यूटरी बॉडीज और एनी अदर पर्सन, सीसा अभी बना ताजा, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, आई इनकम टैक्स अथॉरिटी, एस सेबी, एस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और ए एनी अदर पर्सन, ये 5 लोग अगर जा रहे कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास, तो कोर्ट ऑर्डर देगा रीओपन करने के लिए और रीस्टेट करने के लिए। सर ये ऑर्डर कब देगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर कब देगा, कोर्ट या ट्राइब्यूनल? जब उसको दोनों में से कोई चीज लगती है। द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वेर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, जो पुराने अकाउंट से या तो फ्रॉडलेंटली बने हैं या फिर अफेयर्स वेर मिसमैनेजमेंट कास्टिंग डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉ का लैंग्वेज है सर, लॉ लग जाते हैं। सुनो सर क्या लिखा है, या तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है, या फिर तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट इतना नालायक था कि उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उस पे हम रिलाई ही नहीं कर सकते। तो दोनों केस में वो क्या बोलेगा, भैया अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करो और रीस्टेट करो। अब सर एक बार तुमने ओपन करके रीस्टेट कर दिया ना, तो वो जो रिवीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद फिर से नहीं खुलेगा। मतलब सर ऐसा नहीं हो सकता, आज हमने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का बुक्स ओपन करो और रीस्टेट करो, फिर अगले साल फिर से बोल रहे हैं नहीं भाई एक बार खुलवा के रीस्टेट कर दिए, दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। सर एक बात बताओ स्वानंद, बताना एक बात, मेरी कंपनी अगर 15 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करती है, हमने बोला 8 साल तो लॉ कहता है, हम 15 साल मेंटेन करेंगे, क्या कंपनी कर सकती है? हाँ सर कंपनी कर सकती है। अब सर मेंटेन कर रखा था कंपनी ने, अब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन गया कि इसके बुक्स को रीस्टेट करना है। कितने साल पहले का बुक्स को, 14 इयर्स पहले के बुक्स को क्या ट्राइब्यूनल ओपन करवा सकती है? नहीं। 8 साल नहीं करवा सकती। लॉ ने पावर कितने साल का दिया है? 8 साल का। एक ही एक्सेप्शन है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और तुम लंबे समय के लिए रखने के लिए बोला गया है तो तुम पुराना वाला खुलवा सकते हो। मैं खुद से चाहे 20 साल का क्यों ना रख रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पावर, उसके पास ऑर्डर, कोर्ट के पास पावर नहीं है इस सेक्शन के अंडर खुलवाने के लिए। इनकम टैक्स में खुलवा सकते हैं, यहां नहीं तो वहां कहीं तो मारेंगे। सर अब आगे बढ़े, सेक्शन 131। गुड। हाँ नहीं, कंपनीज एक्ट में नहीं खुलवा सकता, कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं खुलवा सकता, इनकम टैक्स एक्ट में वो, ठीक है। सुनो 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 सुनो, इनकम टैक्स एक्ट में कितना था, मेरे तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, मेरे को याद नहीं आ रहे, पर एनीवे सुनो 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 तुम्हारी शक्ल देख के मेरे को लग रहा है हाँ कोई बात नहीं शुभम, तेरा तो हो गया ना, तेरे को याद रख के क्या करना है। सुनो, अरे सुनो, सेक्शन 131 क्या है सर? सेक्शन 130 क्या था सर? 130 था जिसमें बाहर वाले लोग बाहर बजा रहे थे, ये वो है जहां पे हम खुद अपनी बजवाने जा रहे हैं। क्या सर? सेक्शन 131 वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर बोर्ड्स, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल। क्या हेडिंग है? वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट आफ्टर ट्राइब्यूनल्स अप्रूवल। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहां लिखा हुआ था सेक्शन? सर सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 129A पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिटर्न्स, 130 बाहर वाले मार रहे, 131 हम बजाने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहां लिखा है सर? 129। और बोर्ड रिपोर्ट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 134 में। तो सर यहां पे दो चीजें चेंज हो रही है, 129 में रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 134 में बोर्ड रिपोर्ट। यहां पे क्या हो रहा है सर? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं और तुम रिलायंस के डायरेक्टर्स हो, ठीक है। तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के फाइल कर दिया, उसके अगले ही साल तुमको पता चला यार पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम जो डायरेक्टर्स हो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल को बोलोगे ट्राइब्यूनल रिलायंस का जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था ना उसमें गड़बड़ है, प्लीज हमको उसको ऑल्टर करने दो, चेंज करने दो। ट्राइब्यूनल आपको अप्रूवल देगा कि हाँ भैया चेंज कर ले और तुम चेंज कर लोगे। सर ये सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा बोर्ड रिपोर्ट के लिए कि तुमको लगा बोर्ड रिपोर्ट में गड़बड़ है तो तुम गए और तुम गए तो उसने अप्रूवल दिया, तुम चेंज कर लोगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है सेक्शन 129 में, बोर्ड रिपोर्ट बनता है 134 में। अब सर मेरे को एक बात बताओ, कितने साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करवा सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल? सर 3 साल तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करवा सकते हो। क्यों सर? मैं तो 8 साल का मेंटेन कर रहा हूं ना। सर 3 साल, लॉजिक है, सुन लो मेरी बात। सर ये अगर 3 साल का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते ना तो तुम गलत यूज करते। कैसे? तुमने ना गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानबूझ के बना दिया, तुमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया। क्यों? क्योंकि तुमको चाहिए था शेयर का प्राइस बढ़ जाए।
कि उसके बाद 5 साल बाद तुमको अचानक से रियलाइज हुआ कि भाई अब तो मोदी सरकार आ गई, और मोदी सरकार आ गई तो हमारी बैंड बच सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने फाइल कर दिया कि अरे एरर हो गया था, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करना चाहते हैं। लॉ ने बोला बेटा गलती होती है तो 3 साल में पकड़ आ जाती है, नहीं पकड़ में आ रही है तो फ्रॉड है, ठीक है। तो लॉ ने 3 साल का लिमिट दिया, पर ऊपर 8 साल का लिमिट है। सर ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट से नंबर्स याद रहेगा, वरना कोई रैंडम रीजन नहीं है नंबर्स याद रखने का। तो सर कितने समय तक आप खुद की मरवा सकते हो, 3 साल, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट एडिट करवा सकते हो। सर ये वॉल्यूंटरी लिखा है, लॉ में लिखा है वर्ड वॉल्यूंटरी, लॉ में लिखा है वॉल्यूंटरी, पर आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगेगा। अगर ट्राइब्यूनल अप्रूव नहीं करेगा तो आप नहीं चेंज कर सकते। सर एक बार और कॉन्सेप्ट सुन लो, प्रॉमिस है, एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस गलत जवाब दोगे, शर्त लगा लो तुम, ठीक है। मेरे क्लास वाले बस तुमको याद ना आ जाए क्लास का, पर उसके अलावा शर्त लगा लो तुम। सर सुनो, पक्का रेडियो, 100 की शर्त लगा लो, 1-2 लगा लो ना, आज का हो जाएगा पूरे दिन का, बोलना नहीं। सुनो सुनो सुनो, अच्छा क्रेडिट बैलेंस रख लेना, क्रेडिट, ठीक है, ड्यू स्कोर रख लेना। सेक्शन 131 वॉलंटरी रिविजन ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट आफ्टर ट्राइब्यूनल्स अप्रूवल, if it appears to the directors of the company that financial statement do not comply with 129 or board report do not comply with 134, they may prepare revised financial statement or board report in respect of any 3 preceding financial year after board tribunal's approval on application by the company, and a copy of such order shall be filed with the ROC. कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहे तो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे, ट्राइब्यूनल अप्रूवल देगा, ट्राइब्यूनल अप्रूवल जो देगा वो एक बार तुम पड़ोस वाली आंटी को तो बताना ही है, उसके बाद तुम क्या करो, 3 फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हो। अब सर जैसे ही आप ट्राइब्यूनल के पास जाओगे ना, सुनो, ट्राइब्यूनल के पास खुद का कोई पावर नहीं है, ट्राइब्यूनल एक तरह का मीडिएटर है। जैसे ही तुम ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट और आईटीए इनकम टैक्स अथॉरिटी के कान भर देगा कि रिलायंस आया है रिवीजन के लिए, तेरे को चलता है क्या, वो दोनों अप्रूवल देंगे, तभी ट्राइब्यूनल अपना अप्रूवल देगा। अब सर ये लाइन क्या लिखा हुआ है, सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ ईयर। एक बार से ज्यादा आप रिवाइज नहीं कर सकते, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर एक बार रिवाइज कर सकते, उससे ज्यादा रिवाइज नहीं कर सकते। और सर जो भी रिवीजन आपने किया ना, जो भी चेंजेस आपने किया, उसको आप अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे कि हमने पुराने फाइनेंशियल ईयर्स के बुक्स को चेंज किया है, ठीक है। सर सुन लो, सर हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, मान लो एक कंपनी ने बोला कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के बुक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, क्या वो सेक्शन 131 में रिवाइज कर सकते हैं? सर आप बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हो। ये तो मेरा ट्रिक क्वेश्चन था भी नहीं, मैं आया भी नहीं हूं वहां पे अभी तक, ये तो बच्चों वाला सवाल था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवाइज होता है क्या 131 में? नहीं, 2 ही चीजें रिवाइज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। तो पर सर टाइम लिमिट अगर देखोगे तो 3 साल तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हो, तो आप 2021 का रिवाइज कर सकते हो क्या? हाँ। तो सर ये शुरू हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल को, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। मैंने क्या किया, 31 मई को मैंने एप्लीकेशन दिया टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। क्या मैं करवा सकता था? हाँ सर, क्योंकि इट कैन बी रिवाइज्ड, यू कैन मेक 1 रिवीजन इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो मैं एप्लीकेशन दे सकता था। पर उसके बाद मैं वापस से समझो 30 जून को गया, कितने दिन बाद, 30 डेज बाद मैं गया और मैं ट्राइब्यूनल को बोला, ट्राइब्यूनल मैं ना अपना फाइनेंशियल ईयर 2021 सेम फाइनेंशियल ईयर का बोर्ड रिपोर्ट भी रिवाइज करना चाहता हूं, क्या तुम कर सकते हो? सर क्या तुम कर सकते हो? अरे ये तो बता दो यार, क्या तुम कर सकते हो? अबे ये पढ़ो, तुम तो क्वेश्चन पे भी नहीं आने दे रहे हो। प्रोवाइडेड दैट सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट शेल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ ईयर, एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या ये कर सकते हो तुम, ये वाला? द आंसर इज यस। सर साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हो, साल में एक बार बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हो। यहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज किया है, यहां पे हमने बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज किया है, तो भले साल में एक बार है पर दोनों चीजें रिवाइज हो सकती है। क्रेडिट्स मेरे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सर पर कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सर क्या कॉन्सेप्ट है कि और अच्छा सर आप जबरदस्ती इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, आईसीआई का एमसीक्यू आया था सेम, मस्त, नो कांट रिवाइज ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। और वो इतने वो लोग नालायक है कि पूरे ऑप्शन में पूरा लिखते हैं
नो सच कंपनी कैन नॉट रिवाइज बिकॉज रिविजन इज अलाउड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तुम बोलोगे हाँ यार ये तो प्रोविजन लिख दिया, थैंक यू, टिक। सुनो आगे बढ़ते हैं। रोहित कह रहे हैं दिस इज गिवन इन माय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक। वही तो प्रॉब्लम है, सब चीजें नोट्स में लिखी होती है। सुनो हाउ मच सर, अभी आप ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट को ऑल्टर कर रहे हो, लॉ कहता है भाई थोड़ा लिमिट में ऑल्टरेशन करना, ऐसा नहीं कि अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ऐसा पूरा अचानक से मत बदल देना, थोड़ा लिमिटेड ऑल्टरेशन करना। लिमिटेड ऑल्टरेशन मतलब क्या, उतना ही करेक्शन करना जितना कंप्लाइंस नहीं हो रहा है। मान लो तुम्हारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं हो रहा था, तो सिर्फ उतना ही चेंज करना, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत चेंज कर देना। और एंड मेक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन। कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन मतलब सर एक चेंज की वजह से कोई और चेंज करना पड़ रहा है तो उतना ही करना, मतलब बहुत लिमिटेड चेंजेस करना। उसके बाद सर और कुछ रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन 131 खत्म हुआ। सर सेक्शन 131 क्या था? व्हाट वाज सेक्शन 131? वॉल्यूंटरी रिविजन। एक बार 130 और 131 का डिफरेंस बता दो मेरे को। 130 क्या था? बाहर से बाहर जाके लोग मेरी बजा रहे थे। 131 में मैं खुद की बजा रहा था। 130 में क्या था? 5 लोग जा रहे थे कोर्ट और ट्राइब्यूनल के पास। अगर उसको लगता था या तो फ्रॉड हो रहा है या मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते, तो वो आपको रिवीजन का ऑर्डर देता था। पर कौन सी चीज का रिवीजन का सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी था क्या? क्या रीओपनिंग हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का? सर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? आपका बैकएंड वर्क होता है। तो बैकएंड वर्क खोलो और उससे नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट करो, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेंज कर सकते। तो सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलते थे और रिकास्ट करते थे। कितने साल के लिए? 8 साल का चेंज कर सकते थे। पर 131 में आप सिर्फ 3 साल का चेंज कर सकते थे। सर 130 में 5 लोग रिक्वेस्ट करते थे, 131 में आप वॉलंटरीली खुद रिक्वेस्ट करते थे। 130 में पेनल्टी था? कुछ पेनल्टी था क्या? नहीं, पेनल्टी नहीं था। 130 में और क्या पॉइंट्स है? हाँ, 130 में पॉइंट्स ये हैं कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल शेल गिव नोटिस टू CGITA। सर ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, सुनो। सर 130 में मैंने तुमको क्या बोला? 5 लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं किसके पास? कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास। अब सर जैसे ही कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं ना, कोर्ट या ट्राइब्यूनल वापस 5 लोगों के पास जाते हैं। किसके पास? उन्हीं लोगों के पास, CG, SEBI, ITA, इन लोगों के पास। क्यों? क्योंकि सर ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन आया इनकम टैक्स अथॉरिटी से, पर बाकी सेबी और सीजी को तो नहीं पता ना, तो ये लेके जाएगा सेबी और सीजी के पास और बोलेगा भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एप्लीकेशन दिया है, तेरा कोई रिप्रेजेंटेशन है तो दे, तेरा कोई रिप्रेजेंटेशन है तो दे। और वो रिप्रेजेंटेशन आने के बाद वो ऑर्डर पास करेगा। तो सर ब्रॉडली आप समझ के 130 क्या है, 131 क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सर इट टेक्स ओनली 1 अटेम्प्ट फॉर देम टू आस्क द क्वेश्चन। मतलब तुम इतनी मेहनत करके जाओ, पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, और उन्होंने एक अटेम्प्ट में रैंडमली 131 का क्वेश्चन पूछ लिया। आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअली खराब भी नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये थोड़े कम पूछे जाते हैं, पर जब पूछे जाते हैं तो दर्द देके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर 132। सर 132 अपन सबसे लास्ट में करेंगे। 132 नफरा NFRA अपन 132 सबसे लास्ट में करेंगे। आ जाओ 133 पे। सर व्हाट इज सेक्शन 133? हाँ करेक्ट, मुक्ता ने एक पॉइंट ऐड किया। मैंने जो 130 बता रहा था आपको, 5 लोग कोर्ट और ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं, कोर्ट सेबी CG सेबी ये लोग के पास जाता है और बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन दो। उनको टाइम होती है रिप्रेजेंटेशन देने की, लॉ में नहीं लिखा है। अगर उन्होंने टाइमली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो मान लेते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब सर आ जाओ सेक्शन 133 पे। 133 क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपना आएगा क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाना है? नहीं, उसको रिकमेंडेशन देता है ICAI। और ICAI किसके साथ मिलकर रिकमेंडेशन देता है? NFRA के साथ मिलते हो, एग्जामिनेशन करते हो, फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेकमेंड करते हो CG को, और CG वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? नोटिफाई कर देता है, और सारे कंपनीज को एप्लीकेबल हो जाते हैं। पर सर आपने यहां पे NFRA लिखा है, पर NFRA तो अभी आया है। NFRA तो अभी आया है। उसके पहले सर एक नेशनल एडवाइजरी कमिटी होती थी। क्या होती थी? नेशनल एडवाइजरी कमिटी। कब? जब NFRA नहीं था तो नेशनल एडवाइजरी कमिटी होती थी, वो और ICAI मिल करके CG को रिकमेंडेशन देते थे और CG नोटिफाई कर देता था। सर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना CG, अगर CG नहीं होता तो तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होता, तुम्हारा कोर्स सोचो कितना अच्छा होता। पर जय सर मेरे को मारते। सर सेक्शन 134 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, मेरी बात सुनो। सर बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है? आपने कभी क्लास में बोर्ड रिपोर्ट देखा है? बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है?
हमारा जो रिलायंस का या किसी भी कंपनी का जो एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट बनता है साल का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बोर्ड रिपोर्ट। उसमें बोर्ड बताता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ हमारी कंपनी के साथ। तो ये बोर्ड रिपोर्ट किसका पार्ट होता है सर? एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। अब बोर्ड रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये आता है कि सिग्नेचर कौन करता है। सर हम लोग ना दो चीजों के सिग्नेचर की बात करने वाले हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और एक बोर्ड रिपोर्ट की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर पहले चेयरपर्सन साइन करता है। कौन साइन करता है? कंपनी का चेयरपर्सन। अगर कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है या चेयरपर्सन साइन नहीं कर रहा है तो उसके बदले में दो डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें दो डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी का सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये सारे लोग साइन करते हैं आपके किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर देखो उधर मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता है? सबसे पहले चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के अगर चेयरपर्सन नहीं साइन कर रहे हैं तो दो डायरेक्टर, दो डायरेक्टर में से एक एमडी होगा, उसके अलावा सीईओ, उसके अलावा सीएफओ, उसके अलावा सीएस। क्या मैं ये बोल सकता हूं मिनिमम 4 सिग्नेचर तो आएंगे? कैसे सर? ये तीनों के तीन हो गए, ये तीनों में से एक नहीं करेगा कोई, ये तीनों करेंगे। अगर कंपनी में नहीं है तो अलग बात है, पर मान लो कंपनी में ये तीनों है तो 3 सिग्नेचर इनके और 1 सिग्नेचर सीपी का, तो 4 तो आएंगे। पर अगर सीपी नहीं है तो 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दो डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर। सर क्या फ्री में एक और डायरेक्टर का भी सिग्नेचर लगा सकते हैं कि भाई एक और डायरेक्टर भी साइन कर दे? ले, हाँ सर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा चलेगा, कम नहीं करना। तुम लोग डरने लग गए हो मेरे सवाल से, बोले सर लॉजिकली तो लग रहा है लगा सकते हैं पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, सर सिग्नेचर करने के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया। बोर्ड रिपोर्ट का बता दूं क्या? अभी आगे है वैसे, पर बोर्ड रिपोर्ट का सर यही है, ये सेम जो है ना, ये बोर्ड रिपोर्ट का भी है, पर नीचे कुछ नहीं है। मतलब क्या? बोर्ड रिपोर्ट साइन करेगा दो चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, बस। उसके अलावा बोर्ड रिपोर्ट में सीईओ, सीएफओ और सीएस का कोई लेना देना नहीं होता है। किसमें? बोर्ड रिपोर्ट में। वो लोग क्या करेंगे भाई? उन लोगों का क्या लेना देना है बोर्ड रिपोर्ट से? वो लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सर यही एग्जाम में आएगा, बोर्ड रिपोर्ट, ये वाले पूरे सेक्शन में ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम के लायक दिख रहा है। क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग साइन करेंगे और बोर्ड रिपोर्ट ये लोग साइन करेंगे, पर सीईओ, सीएफओ, सीएस नहीं साइन करेंगे। अब सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये साइन करने के बाद आप दे देना ऑडिटर को। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट लगाएगा उस पर। और सर 1% कंपनी के केस में सिर्फ एक डायरेक्टर साइन करेगा तो काम हो जाएगा। 1% कंपनी में उससे ज्यादा नाटक नहीं है हमारे। अब सर उसके बाद सवाल ये आता है, बोर्ड रिपोर्ट में आप डिस्क्लोजर क्या क्या चीजों का देते हो? व्हाट ऑल थिंग्स डू यू शो इन द बोर्ड रिपोर्ट? सर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अभी एक बार आराम से बता रहा हूं, आप लोग सुन लो। चाहिए तो एग्जाम के पहले भी ये रिवीजन के साथ वो रीड कर लेना, बस आपको काम हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सर लॉजिकली सोचो, बोर्ड रिपोर्ट बना रहे, कौन रिपोर्ट बना रहा है? बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बड़ी बड़ी बातें करनी होगी उनको, तो थोड़ी छोटी छोटी बातें भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। सर बड़ी बड़ी बातें मतलब पॉलिसीज वगैरह की बातें करेंगे और कितने रेम्यूनरेशन वगैरह की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले ये देंगे वेब एड्रेस वेयर द एनुअल रिपोर्ट हैज बीन प्लेस्ड। ये क्या है सर? वेब एड्रेस। आपको ना एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है, आपको एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है, तो ये एनुअल रिपोर्ट कहां पे रखा हुआ है उसका वेब एड्रेस आप उसमें दोगे। उसके बाद आपने साल में कितनी बोर्ड मीटिंग की, उसमें डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोलो एक बार? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डीआरएस। इसमें ये लोग बताते हैं कि हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद सर ये लोग बताते हैं क्या ऑडिटर ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है सेक्शन 143(12) में, पढ़ेंगे हम कल। क्या ऑडिटर ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है? तो अभी तक क्या 4 चीजें बताई सर? सबसे पहले इसने बताया वेब एड्रेस, बकवास। उसके बाद बोर्ड मीटिंग का टाइम, उसके बाद डीआरएस, बहुत इंपॉर्टेंट, और फ्रॉड, मतलब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और फ्रॉड की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो ना डिक्लेरेशन देते हैं कंपनी में, वो डिक्लेरेशन भी तुम अपने बोर्ड रिपोर्ट में अटैच कर दो। उसके बाद सर इन्होंने बोला, सर सुनो, ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है, तो ऑडिटर रिपोर्ट में अगर लिख दिया कि कतई वाहियात फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, सब कुछ गलत है, अगर ऑडिटर ने ऐसा लिख दिया तो सर ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर स्टेटमेंट देना होता है, उनको बताना पड़ता है कि भैया क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें देनी पड़ती है। वो कौन देगा? बोर्ड। तो क्या लिखा है सर? एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स on every qualification, reservation or adverse remark by auditor in his report, by the report or by CS in practice and secretarial audit report। सर 2 रिपोर्ट बनता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। तुम ऑडिट पढ़े हो क्या? नहीं ना अभी तक। जो ऑडिट पढ़े तुम लोग सुन लो।
सर एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बनता है, एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनता है। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट या सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है या एडवर्स रिमार्क्स है, मतलब गंदी गंदी बातें लिखी है ना ऑडिटर ने तुम्हारे बारे में, तो उसका एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स तुमको देना पड़ता है। उसके अलावा स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, कंपनी की हालत कैसी है, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कंपनी ने कितना लोन दे रखा है, कितना गारंटी, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मटीरियल चेंज एंड कमिटमेंट। सर मैं ना एक बात बताऊं, मैं जब स्टूडेंट था ना, मैंने ना बहुत बार टीचर्स को और आईसीआई को गलत बोला है। कैसे? फॉर एग्जांपल इन जनरली स्पीकिंग, यहां पे लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला लोन कितना दे रखा है। क्या लगता है लोन दे रखा है कि ले रखा है? लोन क्या होता है, ले रखा होता है कि दे रखा होता है? ले रखा होता है। मेरे को लगता था अरे दे रखा है क्या बोल रहे हैं, ले रखा होगा ना, पर ये सर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है 186, ये किधर का सेक्शन है? सीए फाइनल का। उधर समझ में आता है कि ये लोन लेता नहीं है, देता है, लेने का नहीं देने का। तो सर ये लोन जो है, मतलब मैं आपको पॉइंट ये बता रहा हूं कि कई बार अभी भी जब तुम अपने स्टडी लीव पे होगे ना, तुम आईसीआई का आंसर पढ़ के बोलोगे अबे क्या लिखा है ये, गलत है ये तो। पर तुम ना वहां पे रुक के थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि भैया मान लेते हैं ये सही है, मैं गलत हूं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, तुमको समझ आएगा हाँ भाई आईसीआई सही था, मैं ही गलत सोच रहा था। और इंटरमीडिएट में तो ये कम से कम 50 बार हुआ, ये सारे सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट है। वापस आ जाओ सर, ये लोन देता ही है, ठीक है। अब सर आगे सुनो, मटीरियल चेंज एंड कमिटमेंट्स। कोई अगर आपका मटीरियल चेंज हुआ है, कोई ऐसा चेंज, मटीरियल चेंज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास्क का बिजनेस करता हूं और कोविड ठीक हो गया, कोविड इंडिया में रहा ही नहीं, तो मेरे बिजनेस के लिए मटेरियल चेंज है, वो मेरे को यहां पे बताना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो सेक्शन 188 में रिलेटेड पार्टीज के साथ कर रहे हो तुम, सर नीचे क्या लिखा है, डिविडेंड का अमाउंट कितना रिकमेंडेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसी, अमाउंट प्रपोज टू बी कैरिड ऑन एनी रिजर्व। अभी तो सर ये इतने सारे डिस्क्लोजर तो एक्ट में है, इतने ही और डिस्क्लोजर्स इन्होंने रूल में भी डाले, बोले करो। पर सर आईसीआई अब और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। गए वो दिन 4 साल 5 साल पहले आईसीआई पूछता था कि भैया बोर्ड रिपोर्ट का पूरा डिस्क्लोजर दो। आजकल आईसीआई स्ट्रिक्टली ऐसी चीजें नहीं पूछता है, इसलिए गाना बना के इसको याद करना, एक्रोनिम्स बनाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है सर, ये पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, डिटेल्स ऑफ पॉलिसी डेवलप। सर ये तीनों पॉइंट जो है ये पॉलिसी से रिलेटेड है, ये तीनों पॉइंट पॉलिसी से रिलेटेड है, ये तीनों पॉइंट पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट कंपनी क्या है, नेक्स्ट क्या है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो सर, ये क्या है, ये सुनो, ये लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनीज जो होते हैं ना, लिस्टेड कंपनीज, अगर लिस्टेड कंपनीज होते हैं वो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा है उनका, a listed company or any other public company having paid up share capital of 25 crore or more shall make a statement indicating the manner of formal annual evaluation of board performance committee or individual directors। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 134। सेक्शन 128 क्या था, फीफो। 128 क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 129 ए पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिटर्न्स। 130 बाहर से मर रही है। 131 132 एनएफआरए है, पेंडिंग है। 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 134 पढ़ रहे हैं जिसमें दो चीजों की बात होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, मैंने बताया बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती है। सर आपको पूरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद करना है कि भैया कुछ तो हमने बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बताया, कुछ तो हमने डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में बताया, हम 3-4 पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं, हमारे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, ये वो सारी चीजें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, तो आपको ना अपने डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। मान लो मैं रिलायंस हूं, मैं लिस्टेड हूं, तुम मेरे डायरेक्टर्स हो, तो तुम लोगों का इवैल्यूएशन होगा कि तुम अपना काम ढंग से कर रहे हो कि नहीं, तुम इंडिपेंडेंस ढंग से निभा रहे हो कि नहीं, वो सारा इवैल्यूएशन होगा आपके डायरेक्टर्स का। कब होगा, अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं या मैं वो कंपनी हूं जिसका 25 करोड़ से ज्यादा, कितना, 25 करोड़ से ज्यादा क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल है, और एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर फिर से बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नको, ठीक है। आजकल नहीं आते वो क्वेश्चंस। आपको पता है आईसीआई का ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स हुआ था 2018 में, उसके बाद से आईसीआई ने ये सारी चीजें करनी बंद कर दी कि भैया 15 पॉइंट लिख के बता,
आजकल आईसीआई पूछता है कि अगर एक कंपनी है, आईसीआई इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। आईसीआई पूछेगा एक कंपनी है, उसको अपने पॉलिसीज डिस्क्लोज करने हैं बोर्ड रिपोर्ट में, बताओ कौन कौन से पॉलिसीज डिस्क्लोज करने हैं। वो जहां पे क्वेश्चन बन सकता है वहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बताएगा। तो आप बताओगे पॉलिसीज जो आपके रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पॉलिसीज जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, जो मन में आए पॉलिसीज लिखना। पर सर पॉइंट ये है कि इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं। पर कभी कभी हमको लगता है कि हमारे वीडियोस आईसीआई के लोग भी देख रहे हैं, बोले अच्छा नहीं आते हैं शुभम, ओ इतना बड़ा हो गया तू, आ अगले पेपर में। ऐसा एक आध बार फाइनल में हमने देखा है, एबीसी एनालिसिस, बोले अच्छा फेमा को तुम सी कैटेगरी में डालोगे, ये लो 8 नंबर का फेमा डालो भाई। तो ऐसा होता है, हमको लगता है, हमको डर लगता है कि वो लोग भी देखते हैं। चलो सर मेरी बात सुनो, अब आ जाओ सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। 5 पॉइंट है जो अपने को याद करना है, 6 पॉइंट, और ये एग्जाम में आता है सर। सर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको क्या बोला था, तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं तुमको बताऊं डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहला सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना। तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाओगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओगे। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिविएट कर रहे हो तो रीजंस बता देना कि हम क्यों डिविएट कर रहे हैं। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना। दूसरा तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसीज में फर्क पता है ना, बोल तो क्या है। हाँ जय सर की क्लास में था ना, चलो ठीक है, पूछना एक बार और मैं भी बताता हूं सर को। सर ऐसे ऐसे बेसिक रहता अकाउंटिंग पॉलिसीज में। सर सुनो, जाने दे सुनो सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना। फटाफट याद करते, 6 पॉइंट, फिर आगे बढ़ेंगे। 10:30 बज गए भाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज जब तुम फॉलो कर रहे हो तो यहां पे आपको यह बताना पड़ेगा कि कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए हमको जजमेंट्स बनाने पड़े, हमको एस्टिमेशंस लेने पड़े, और वो एस्टिमेशंस जो हमने लिए हैं वो बहुत रीजनेबल है। पहला आपने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हुआ है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो एक वर्ड आता है डेविएशन, अगर कोई डेविएशन हुआ है तो उसका रीजन दे देना। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज का हमने फॉलो किया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जब वर्ड आता है तो वर्ड आता है जजमेंट, तो जो जजमेंट्स लिए हैं वो हम रीजनेबल है। तीसरा आपको यह बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स हैव टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर। हमने पूरी शिद्दत से 3 चीजें चेक की है। पहला मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, असेट्स को सेफगार्ड किया है, और फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट किया है। सर हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, असेट्स को सेफगार्ड किया है, और फ्रॉड्स को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट किया है। सर इसका शॉर्टकट है MAF, M मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, A एसेट्स का सेफगार्ड, और F फ्रॉड का प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। ये 3 चीजें हमने की है, इसका हमने पूरा केयर लिया है। उसके बाद द डायरेक्टर्स हैज प्रिपेयर्ड एनुअल अकाउंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, आपने गोइंग कंसर्न के हिसाब से अपना एनुअल अकाउंट्स बनाया है। और सर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ले किए हैं। क्या ले किया है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। जब भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आते हैं ना, ये 2 वर्ड जरूर लिख देना, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ऑडिट में रट लोगे ये सारी चीजें, पर ऑडिट जब तक नहीं पढ़े हो तब तक यहां से रट लो। जब भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आएंगे तो यहां पे लिख देना एडिक्वेट, और यहां पे लिख देना ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सर आपने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बैठाए हैं वो एडिक्वेट है, मतलब सफिशिएंट है, और वो ढंग से काम कर रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। और उसके बाद लास्ट क्या है सर, लास्ट ये है कि आपने प्रॉपर सिस्टम बैठा रखे हैं फॉर ऑल एप्लीकेबल लॉस। सर आपको बहुत, आप अगर एक कंपनी होते हो ना, आपको हजारों लॉस लग जाते हैं, LAWS लॉज लग जाते हैं, ठीक है। तो जब आपको लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं तो आपको उसके लिए सिस्टम बैठाना पड़ता है ताकि सारे लॉ का कंप्लायंस हो। और सर जो सिस्टम आपने बैठाया है ना वो वापस से एडिक्वेट है और और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। सर 6 चीजें। ASAP का मतलब पता है आपको, ASAP एज सुन एज पॉसिबल। गोइंग कंसर्न का मतलब पता है, हमारी कंपनी के अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनते हैं। तो ASAP केयर लोगे तो गोइंग कंसर्न कंट्रोल में रहेगा। सर ASAP केयर लोगे, जल्द से जल्द केयर लोगे तो गोइंग कंसर्न कंट्रोल में रहेगा, वरना कंपनी डूब जाएगी। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना, डिविएशन हुआ तो रीजन बताना। AP अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना, जजमेंट को, जो भी जजमेंट लिया वो रीजनेबल होना चाहिए। केयर 3 चीजों का केयर करोगे, केयर नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। MAF, M मेंटेनेंस ऑफ योर रिकॉर्ड्स,
ए असेट्स का सेफगार्ड, एफ फ्रॉड को प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, इसका केयर करो। केयर करोगे तो क्या होगा, गोइंग कंसर्न कंटिन्यू होगी, एनुअल अकाउंट जो है गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना है, और गोइंग कंसर्न कंट्रोल होगी। कंट्रोल मतलब क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, और लॉ के लिए आपको एक सिस्टम बैठाना पड़ेगा जो सिस्टम भी वापस से एडिक्वेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। रैपिड रिवीजन है, रिवीजन भी नहीं होता तो तुम लोगों को खड़ा करके पूछता क्या क्या याद हुआ। सर नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर बोर्ड के रिपोर्ट में कौन साइन करता है बताओ, बोर्ड के रिपोर्ट में कौन साइन करता है, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन नहीं कर रहा है तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी में एक जना साइन करेगा, काम हो जाएगा। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी को लगेंगे 3 लाख की पेनल्टी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 की पेनल्टी। कंपनी इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000, कंपनी को 3 लाख। सर एक प्रो टिप दे रहा हूं, सुन लो। अगर एग्जाम में पेनल्टी आई तो हमको तो नहीं आएगी, तो लिखना तो पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में आया और कुछ नहीं आता अगर, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जो इंडिविजुअल इंसान होता है ना, उसके लिए 50,000 पे टिक मारना और कंपनी पे 3 लाख पे टिक मारना। पर अगर 3 लाख की जगह 1 लाख का ऑप्शन दिया ना तो 1 लाख पे टिक मारना। क्या कहा सर मैंने, अगर कुछ नहीं आता पेनल्टी, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और तो फाइन की बात करें तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 और कंपनी पे 3 लाख। पर अगर 3 लाख ऑप्शन में नहीं है, एमसीक्यू में आया तो 1 लाख लिखना। पर अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन कुछ नहीं है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000, कंपनी 3 लाख फॉर एनी थिंग। ठीक है। अगर फाइन, जेल की बात भी आए, जेल की बात कब आएगी मन में पूछना, भाई बहुत बड़ा कांड किया है क्या, हाँ तो जेल लिख देना। जेल में अगर लिखना पड़े भाई, अगर नहीं आता तो पहला ऑप्शन है नहीं लिखो। एमसीक्यू में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने का नहीं। तो जेल अगर आए, जेल अगर पूछे, जेल तो जेल में 2 साल। मेरे को पता है बहुत जगह 1 साल 6 महीना है, पर इन जनरल 2 साल। ठीक है। फाइन ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000, जेल 2 साल, कंपनी के लिए फाइन 3 लाख, कंपनी का जेल 3, हाँ नहीं रहेगा। ठीक है सर। उसके अलावा आपको बहुत सारे और एडिशनल मैटर बोर्ड में इंक्लूड करने पड़ते हैं। देखो यहां से शुरू होता है, डा 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 यहां तक आता है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमको इसको बस रीड करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। चलो छोड़ो, ऐसी तैसी में रीड करवाता हूं। सुनो, कीवर्ड्स पढ़ते हैं सर, कीवर्ड्स। ठीक है, बस कीवर्ड्स। आपको बोर्ड रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें आप डिस्क्लोज करोगे, ऐसा क्या रह गया था जो तुमने एक्ट में नहीं बता पाए। तो सर फाइनेंशियल समरी हाइलाइट्स, आप बताओ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां लगा हुआ है पूरा, लेकिन उसी का समरी बना के हाईलाइट करो। चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, क्या तुमने अपना बिजनेस चेंज किया है, क्या तुम्हारे डायरेक्टर्स कुछ अपॉइंट हुए थे या कुछ रिजाइन हुए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बातें बताओ। आप ये बताओ कौन कौन सी कंपनी आपकी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर बनी है या हटी है। मतलब सर कौन लोग आपके डायरेक्टर बने हैं या हटे हैं, कौन सी कंपनी आपकी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर बनी है या हटी है, ये सारे डिटेल्स दो। डिपॉजिट्स के बारे में डिटेल दो। डिपॉजिट्स के बारे में क्या सर, कि कंपनी ने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, कितने का रीपेमेंट हुआ है, किसी का डिफॉल्ट किया है क्या, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। सर डिपॉजिट के बारे में, डिपॉजिट अपने पढ़ा था सर, तो उसमें कितना लिया है, कितना दिया है, कितना बचा है, वो सारी चीजें बतानी पड़ती है। डिपॉजिट अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसके बारे में बताना कि डिपॉजिट का हमने कंप्लायंस नहीं किया है। सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास्ड बाय कोर्ट्स, क्या कोर्ट ने आप पे कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जिससे आपको अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मान लो रिलायंस पेट्रोल बेचती है और कोर्ट ने बोला आजकल पेट्रोल 50 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा, मान लो, मानने में क्या है, मान ही सकते हैं। तो मान लो कोर्ट ने बोला 50 रुपए से ज्यादा में पेट्रोल नहीं बिकेगा, तो इस तरह की चीजें अगर आपको अफेक्ट करती है तो वो बताओ। डिस्क्लोजर दो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, इंटरनल कंप्लेंट्स के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड, एप्लीकेशन अगर आईबीसी में कहीं गया है तो, और कोई भी डिफरेंस इन वैल्यूएशन। सर ये सब इतनी हाई लेवल चीजें, आईबीसी वाईबीसी तुमको किधर से समझेंगे। तुम सिंपल ये याद रखो कि भैया बहुत सारी चीजें तो एक्ट में लिखी हुई है, रूल्स में भी और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे कि ये बता दो कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, कितने रिजाइन हुए, कितनी कंपनी आपकी बनी, कितनी कंपनी आपकी सब्सिडरी नहीं रही या जॉइंट वेंचर नहीं रही। उसके अलावा आप बता दो कि आपके डिपॉजिट्स का क्या सिचुएशन है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर दो। तो ये सारी चीजें सर मैं आपको एक और प्रो टिप दे रहा हूं, ये सारी चीजें ना याद तो रहती नहीं है, तो इसका बेस्ट टाइम कब होता है पढ़ने का पता है, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह। तो आप जब पेजें पलटा रहे हो ना एग्जाम के पहले रिवीजन में, तो आप एक पतला सा वो स्टिकी नोट्स लेके बैठना, वो पेपर टाइप का, और उसको ना ये वाला पेपर मान लो पढ़ रहे हो, ये वाला पेज आप पढ़ रहे हो, आपको पता है ये पेज की चीजें मेरे को याद नहीं रहने वाली, यहां पे उसको चिपका देना। ऐसा नहीं पूरे मटेरियल में चिपका दिया भाई, एक आधा पेज जहां पे चिपका दिया और मार्क कर लिया कि ये वाला सेक्शन मेरे को पढ़ना है,
ठीक है। अब जब आप एग्जाम के 2 घंटे पहले, आपका बुक का पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, 2 घंटा पहले आप बुक खोलोगे और आप देखोगे कहां कहां पे मैंने वो चिपका रखा है, और जहां जहां चिपका रखा है वहां पे जो मार्क कर रखा है उसको एक बार रीड कर लोगे। तुम सोचो एग्जाम के 2 घंटे पहले तुमने रीड किया है, कैसे तुमको 10 में से 6 पॉइंट याद नहीं आएगा एग्जाम में? तुमको याद आएगा। तो वो भी तरीके होते हैं आपको करने के। सर सेक्शन 135 मेरे को लग रहा है एनएफआरए छूटेंगे आज। 135 सर सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआर में भी अमेंडमेंट है, सुन लो फटाफट बता रहा हूं। सबसे पहले सर जब हम सीएसआर की बात करते हैं ना, 2 चीजों की बात करेंगे हम, सीएसआर कमिटी, सीएसआर एक्सपेंडिचर। सीएसआर कमिटी, सीएसआर सर अभी तक भी नहीं याद किए, कोई बात नहीं, अभी रट लो 135, रट लो मेरे साथ, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रैक्टिकल है। सर सीएसआर में 2 चीजें बात करेंगे, कमिटी का, एक एक्सपेंडिचर का। कमिटी कौन बनाएगा सर? सीएसआर कमिटी मतलब क्या? वो कमिटी जो सीएसआर पे पूरा ध्यान देगी। कमिटी कौन बनाएगा? हर कंपनी बनाएगी क्या? नहीं। लॉ ने बोला वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। तुम देखो फ्लक्चुएशन, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़। 500 करोड़ का क्या नेटवर्थ, 1000 करोड़ का टर्नओवर और 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तीनों में से कोई भी इक्वल टू या ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? आपको सीएसआर कमिटी लग जाएगा। सर ये तीनों कंडीशन मीट होने चाहिए कि एनी वन ऑफ देम? एनी वन ऑफ देम। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट हुए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो आपको सीएसआर कमिटी बैठानी पड़ेगी। उसके बाद सर एक बात बताओ, सीएसआर कमिटी में कितने लोग होंगे? तो मैंने कहा सीएसआर कमिटी में 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा। 3 डायरेक्टर होंगे जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा। पर सर अगर वो कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर मत बैठाना, तो फिर बचे हुए 2 डायरेक्टर बैठा लेना। सर अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर होते हैं, सिर्फ 2 डायरेक्टर है तो दोनों डायरेक्टर को कमेटी में बैठाना। पर कमेटी में होंगे 3 डायरेक्टर, 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 डायरेक्टर बैठा दो, तो 2 या 3 कुछ भी चलता है। ठीक है। अब सर मेरे को ये बताओ, एक एक्सेप्शन दिया है लॉ ने बोला कि माना अगर तेरा नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो तुमको सीएसआर कमिटी लगेगा। पर अगर जो तुम्हारा सीएसआर का एक्सपेंडिचर है ना वो 50 लाख या उससे कम का आ रहा है, सीएसआर का एक्सपेंडिचर 50 लाख या उससे कम का आ रहा है, तो आपको सीएसआर कमिटी बैठाने की जरूरत नहीं है। सर सीएसआर कमिटी का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सीएसआर कमिटी? सीएसआर कमिटी का काम क्या है? सीएसआर कमिटी का काम यह है कि सीएसआर का जो खर्चा करना है ना वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं देखना। अबे 50 लाख रुपए के लिए तू एक कमिटी बैठा देगा क्या? लॉ ने बोला नहीं, 50 लाख या उससे कम का सीएसआर है ना, तुमको कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। सर एक कंपनी है, उसका नेटवर्थ 700 करोड़ है, एक कंपनी है उसका नेटवर्थ 700 करोड़ है, पर उसका सीएसआर का खर्चा 20 लाख है, पर नेटवर्थ 700 करोड़ है, क्या उसको सीएसआर कमिटी बैठानी पड़ेगी? नहीं सर। ठीक है। अब सर ये तो हो गया सीएसआर कमिटी का। सीएसआर कमिटी आपने बना ली, वो ठीक है। अब सर सीएसआर कमिटी के बारे में, कौन है सीएसआर कमिटी में, वो आप अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे। बोर्ड रिपोर्ट में आप बताओगे कि सीएसआर कमिटी में कौन कौन लोग आते हैं। उसके बाद समझो सीएसआर कमिटी का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, काम क्या है सर सीएसआर कमिटी का। सर सबसे पहला काम है सीएसआर कमिटी एक सीएसआर पॉलिसी बनाएगी। क्या बनाएगी? सीएसआर पॉलिसी। पॉलिसी बना के बोर्ड को देगी, बोर्ड उस पॉलिसी को अप्रूव करेगा। उस पॉलिसी को अप्रूव होने के बाद उस पॉलिसी के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा आप करोगे। सर सीएसआर पॉलिसी में आप क्या लिखते हो? सीएसआर पॉलिसी में आप लिखते हो कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं, तो मैं रिलायंस अपने सीएसआर का खर्चा कहां पे करना चाहता हूं। क्या मैं हेल्थ को प्रमोट करना चाहता हूं, क्या मैं एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता हूं, वो सारी चीजें आप अपने पॉलिसी में लिखोगे और उस हिसाब से खर्चे करोगे। ये पॉलिसी बनाना, अप्रूव करवाना, उसके हिसाब से खर्चा करना किसका काम? ये आपके सीएसआर कमिटी का काम। उसके बाद सर मेरी बात सुनो, The board of the company shall approve the CSR policy and ensure that activities are undertaken as per the policy. बोर्ड के पास जब पॉलिसी आएगा तो पॉलिसी अप्रूव करेगा और उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं देखेगा। सर इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी फिर से आया ये, सर सीएसआर में कितना खर्चा करोगे आप? तो मैंने कहा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट का एवरेज का 2% से कम या 2% से ज्यादा, मिनिमम 2%। सर सीएसआर खर्चा कितना करोगे? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर निकालो, उसका 2% निकालो, उससे ज्यादा खर्चा करोगे आप। सर अगर मेरे पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट था 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, तो मैं करंट ईयर में कितना खर्चा करूंगा? करंट ईयर में मिनिमम कितना खर्चा करूंगा? ये नेट प्रॉफिट है, तो पहले मैं एवरेज निकालूंगा। एवरेज कितना आ गया? 200 करोड़, 100 प्लस 200 करोड़, तो 200 करोड़ एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया, उसका 2% निकालूंगा। 2% कितना होता है?
4 करोड़, तो मिनिमम 4 करोड़ का खर्चा करूंगा, 4 करोड़ का खर्चा। तो सर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि अगर 100, 200, 300 होता है तो मैं 4 करोड़ का खर्चा करता हूं। क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई 2% निकालना था, नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालना था, तो आप ऐसे याद कर लो 100, 200, 300 करोड़ का अगर खर्चा होता है तो मैं 4 करोड़ का CSR करूंगा। आ जाएगा ऑनलाइन वाले, रुको तुम, आ जाएगा, तब तक स्क्रीन देखो मेरी, सुनो सर। आप समझ गए एवरेज प्रॉफिट। अब सर ये इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के, अभी अगर एक कंपनी है उसको बन के ही 2 साल हुआ है, तो अगर एक कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुआ है तो 2 साल का एवरेज निकालो, पर जितना है उतना एवरेज निकालो। अब सर उसके बाद समझना, लॉ ने कहा कि सबसे पहले CSR का खर्चा भाई इंडिया में करना, इंडिया के बाहर नहीं चलेगा, इंडिया में। और इंडिया में भी लॉ ने कहा कि प्रेफरेंस तुम अपने लोकल एरिया को दो, तुम कोशिश करो लोकल एरिया में खर्चा करने की, बाद में बाहर जाके खर्चा करना, क्योंकि हर कंपनी अपने लोकल एरिया को हेल्प करेगी ना, तो वैसे ही पूरा इंडिया ग्रो हो जाएगा। उसके बाद लॉ ने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक कंपनी, सर एक कंपनी CSR का खर्चा कब करेगी, तो लॉ ने कहा जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, उसके 6 महीने के अंदर खर्चा कर देना। अगर तुम 6 महीने के अंदर खर्चा नहीं कर पा रहे हो तो वो पैसा तुम अपने पास नहीं रखोगे, तुम उसको दान दे दोगे। कहां दान दोगे सर, हमारे कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल 7 है, एक शेड्यूल 7 है, उसमें एक फंड बना हुआ है, वो फंड में पैसे दान दे दोगे। सर मैंने क्या कहा और तुमने नहीं सुना, क्या कहा जो तुमने नहीं सुना, मैंने कहा कि CSR का जो खर्चा होता है ना, CSR का जो खर्चा होता है ना, वो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो उसको दान दे दोगे, कहां पे, फंड में। कौन से फंड में, फंड में, शेड्यूल 7 के फंड में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है शेड्यूल 7 में, वहां पे आप दान दे दोगे। पर सर कभी कभी क्या होता है ना, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने CSR में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, वहां पे मैं एजुकेशन दूंगा। सर मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, तो बिल्डिंग क्या 6 महीने में बन जाएगी क्या, नहीं, तो इसको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। क्या कहते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कोई है ना, तो लॉ कहता है भाई 3 साल तक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रही है, तो सर मान लो फाइनेंशियल ईयर 2021 था, मान लो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, ठीक है, इसका खर्चा मेरे को कब तक करना था, 6 महीने के अंदर। पर सर मैं तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कर रहा हूं ना, तो मैं तो खर्चा कर ही नहीं पाऊंगा। तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं, तू एक काम कर, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा है ना, तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 30 दिन के बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दे। किधर, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। वो सेपरेट बैंक अकाउंट में 3 साल के लिए रखना। अगर वो 3 साल तक भी नहीं खर्च कर पाया ना, तो उसके 30 दिन के बाद तू डाल देना उसको फंड में। तुम नहीं समझे क्या, कि तुम समझे, स्क्रीन गायब हो गई। सर मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, 21-22 खत्म होने के बाद आइडियली 6 महीने तक खर्चा करना था। पर अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या सर, थोड़ा लंबा समय लगेगा, 10 साल तक चला लूं क्या, नहीं भाई 3 साल मैक्सिमम। तो लॉ ने क्या बोला, पैसे को साइड में खिसका और 30 डेज के अंदर अंदर किधर डाल देने का, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। उस अकाउंट में कितने साल के लिए रखने का, 3 साल के लिए। उसके बाद भी अगर खर्चा नहीं हुआ ना, तो 30 दिन के अंदर किधर डाल देने का, फंड में। कौन से फंड में, शेड्यूल 7 वाले फंड में। समझा सर आपको, ठीक है सर। एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सर अगर मेरे को अगर CSR का खर्चा 5 करोड़ का करना था, लॉ ने बोला 5 करोड़ का CSR का खर्चा करना है, मैंने 10 करोड़ का खर्चा कर दिया, तो क्या वो बच्चा एक्स्ट्रा पैसा जो मैंने खर्च किया है वो मेरे को बाद में सेट ऑफ मिलेगा? हमको क्या पूछ रहे हो सर, हमारा एग्जाम थोड़ी है, आप बताओ हमारा क्या है, हम तो पढ़ वढ़ के CA बन गए हैं, मस्त जॉब कर रहे हैं, सब सॉर्टेड है, आप पढ़ो, ऐसा तुम मेरे को बोल रहे हो। सुनो नालायको, मैंने क्या बोला, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, मेरे को 5 करोड़ का खर्चा करना था, मैंने 10 करोड़ का कर दिया। कितना एक्सेस किया, 5 करोड़। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करते हैं, मेरे को 10 करोड़ का खर्चा करना था, मैंने खर्चा किया 5 करोड़। क्यों पता है, मैंने बोला अरे पिछले साल का 5 करोड़ है ना, सेट ऑफ मिल जाएगा, चलेगा क्या? सर पहले नहीं चलता था, पहले के जमाने में, अपने भिड़े भाई के जमाने में नहीं चलता था, अभी चलता है सर। अभी आप सेट ऑफ कर सकते हो, कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हो, जिंदगी भर सेट ऑफ करूं क्या? लॉ ने कहा सेट ऑफ करोगे अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक, वो भी सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद सेट ऑफ नहीं कर सकते। पर आपको बोर्ड का रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन। सर अब एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुन लो, एक बार बताऊंगा सिर्फ, रिपीट नहीं करूंगा, सुनो। सर
मेरे को अगर ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करते हैं, प्लीज एक बार सुन लो, सरप्लस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, एक बार बस सुन लो मेरे से। सर अगर आपको 5 करोड़ का खर्चा करने बोले थे, 5 करोड़ का खर्चा करने के लिए मैं यहां पे एक बिल्डिंग बना रहा था। अब वो बिल्डिंग बनाते बनाते नीचे मैंने एक चंदा का डब्बा रख दिया, मैंने बोला डोनेशन डाल के जाओ जिसको डोनेशन डालना है। अब मैं 5 करोड़ अपना खर्चा कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को एक्चुअली सीएसआर का खर्चा सिर्फ 3 करोड़ का करना था, पर मैं 5 करोड़ कर रहा हूं, तो मैं कितना एक्सेस कर रहा हूं, 2 करोड़ एक्सेस खर्चा मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। हुआ क्या, अब जब मैं वो 5 करोड़ खर्चा कर रहा हूं तो मैंने चंदा का डब्बा रखा, वो चंदा डालते डालते वहां पे 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आ गया। क्या आ गया? 1 करोड़ का डोनेशन आ गया। सर ये 1 करोड़ मेरे पैसे हैं क्या? ये 1 करोड़ का मैं क्या करूंगा? लॉ ने बोला वो जो 5 करोड़ जिस प्रोजेक्ट में खर्चा कर रहे हैं ना, उसी प्रोजेक्ट में तेरे को खर्चा करना पड़ेगा। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने कितना खर्चा कर दिया सर? 5 करोड़ की जगह 6 करोड़ का खर्चा हो गया। अब मैं अगले साल सेट ऑफ मांग रहा हूं, तो मैं सेट ऑफ कितने का मांगूंगा? 2 करोड़ का कि 3 करोड़ का? सर एक्सेस कितना स्पेंड हुआ है? 3 करोड़ एक्सेस हुआ है ना सर। एक्सेस मेरे जेब से तो 2 ही करोड़ गया ना, वो जो 1 करोड़ मैंने खर्चा किया वो तो सरप्लस था। वो सरप्लस मेरे को किधर से आया? मेरे को उसी प्रोजेक्ट से आया। वो सरप्लस तेरा खुद का नहीं है भाई। सर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए, ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सेट ऑफ मिलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है सरप्लस होता क्या है, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सरप्लस का सेट ऑफ नहीं मिलता है। ठीक है, वो यहां पे लिखा है सर। कैसे लिखा? अगर ये एग्जाम्पल नहीं होता तो तुम समझो क्या लिखा है। वेयर अ कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, such excess amount may be set off against requirement to spend under subsection 5 up to immediately succeeding 3 financial year, provided that such excess amount shall not include the surplus arising out of such CHR activity। ये अपन समझेंगे, ये अपना बचा है अभी, ये अपन थोड़ी देर में समझेंगे। क्या लिखा है? such excess amount shall not include the surplus arising out of CSR activities। समझेंगे, बचा है, समझेंगे, बचा है कि समझ लिया हो गया? अरे अभी यही समझाना बेटा, आपके एक्सेस अमाउंट में सरप्लस नहीं आएगा। सर ये जो रूल्स थे ना, मैं आपको बता देता हूं, अपने आपको ना ये रूल्स पे क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सर क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं? अबे क्वेश्चन बैंक में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये रूल आया है 2 साल पहले, आपके मॉड्यूल में इंक्लूड हुआ है 1.5 साल पहले। अब आना शुरू होएगा ना एक बार, तो रुकेगा नहीं। तो ये मत सोचना रूल्स हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं है मतलब एग्जाम में नहीं आया है, ये आना बचा है, ड्यू है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सर मैंने क्या कहा? एक्सेस अमाउंट का आपको सेट ऑफ मिलेगा। अब सर ट्रांसफर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टू अ स्पेशल अकाउंट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है सर? जो मैंने 3 साल का प्रोजेक्ट बोला, तो वही मैंने बोला 30 दिन के अंदर एक स्पेशल अकाउंट में डालना। स्पेशल अकाउंट का नाम है अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। क्या है? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। उसमें 3 फाइनेंशियल ईयर तक रखोगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर क्या करोगे? उसको 30 दिन के अंदर नए फंड में, उसको वो फंड में ट्रांसफर कर दोगे। अब सर अगर डिफॉल्ट हुआ, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, क्या हुआ? अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी को लायबिलिटी लगेगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी लायबिलिटी लगेगी। कंपनी को कितनी पेनल्टी लगेगी सर? कंपनी को कितनी लगेगी? लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व और 1 करोड़, दोनों में से जो भी लोअर है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लोअर ऑफ 1/10 ऑफ द अमाउंट, मतलब 10% और 2 लाख रुपीस। कंपनी को कितना है सर? दुगना लगान देना पड़ेगा, पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1/10। कंपनी का मैक्सिमम कितना है? 2 करोड़ और ऑफिसर का 2 लाख। 2 करोड़ 2 लाख, देख 1 करोड़, 1 करोड़ और 2 लाख। समझे सर? समझे? आगे बढ़े सर। ये तो था एक्ट, अब है रूल्स। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएगा। सर सुनो, सीएसआर के रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सीएसआर का खर्चे का मतलब क्या होता है? सर मैं आपको थोड़ी चीजें पूछूं, बताओगे? अगर मैं इंडिया के बाहर जाके खर्चा कर रहा हूं, क्या वो सीएसआर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सर क्या मैं, अगर मैं अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए मैंने एक स्कूल खुलवा दी जिसमें मेरे एम्प्लॉइज के बच्चे जाते, एजुकेशन फ्री में, क्या वो सीएसआर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एम्प्लॉइज को दे रहा हूं, एक ना एक तरीके से मैं उनको सैलरी में पैसे कम दे रहा हूंगा, तो उसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। और अगर सर मैंने एक कैंसर का एक कैंपेन था, मैंने उसको स्पॉन्सर कर दिया और स्पॉन्सर में बड़ा बैनर लगाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या उसको सीएसआर माना जाएगा? नहीं, तुम अपना मार्केटिंग बेनिफिट निकाल रहे हो उसमें से। सर मैंने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया,
नहीं, तो सर 6 चीजें ऐसी होती है जो सीएसआर नहीं मानी जाती है। पहला, स्पॉन्सरशिप, अगर आपने स्पॉन्सरशिप किया जिससे आपको मार्केटिंग बेनिफिट्स हो रहे हैं। दूसरा, अगर तुमने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, सेक्शन 182 है जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करता है, अगर तुमने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया। तीसरा, अगर एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए खर्चा किया। चौथा, अगर लॉ के कंप्लायंस के लिए खर्चा किया। अरे अगर मैं एनवायरमेंट को डैमेज करता हूं तो लॉ ने बोला तू 2 करोड़ रुपए खर्च करके यहां पे पेड़ उगाएगा, वो सीएसआर है क्या? नहीं भाई, वो तो लॉ मेरे को बोल रहा है ना। फोर्थ, अगर मैंने फॉरेन में खर्चा किया। सर पर एक बात बताऊं क्या, विराट कोहली है, अगर विराट कोहली को क्रिकेट सिखाने के लिए मैं इंडिया के बाहर लेके गया और उधर बाहर मैं पैसा दे रहा हूं, मेरी कंपनी है रिलायंस, हमने बोला हमको स्पोर्ट्स प्रमोट करना है तो अपन विराट कोहली को प्रो लेवल की ट्रेनिंग देंगे, तो हम उसको ले गए यूएस मान लो, ठीक है, तो वहां पे अगर ले जा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, तो क्या वो ट्रेनिंग का खर्चा सीएसआर माना जाएगा? फॉरेन में हो रहा है सर, खर्चा माना जाएगा। सर अगर आप स्पोर्ट्स, इंडिया के स्पोर्ट्समैन को अगर इंडिया के बाहर या फिर इंडिया में ही अगर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे हो तो वो खर्चा ये माना जाएगा। ये लॉ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लिखा था और तुम्हारे लिए यही इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर में इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई चीज इंटरेस्टिंग थी क्या? नहीं ना, तुमने बोला विराट कोहली का नाम आ गया ना, बस आगे बढ़ो। सर बिजनेस, अगर आप अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी खर्चा कर रहे हो उसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। सर स्पेल एफबी, स्पेल एफबी, SPEL S स्पॉन्सरशिप, P पॉलिटिकल, E एम्प्लॉई, L लॉ, F फॉरेन, B बिजनेस। ये 6 में से कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो तो उसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। सर नेट प्रॉफिट का डेफिनेशन, नेट प्रॉफिट मतलब जो हमारे कंपनीज एक्ट में निकलता है वो नेट प्रॉफिट होगा। पर सर मेरे को एक बात बताओ, मैं रिलायंस हूं, मेरी इंडिया से 100 करोड़ का प्रॉफिट है, बाहर यूएस से 50 करोड़ का प्रॉफिट है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 100 करोड़ और 50 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 100 करोड़। नेट प्रॉफिट हुआ 100 करोड़। फॉरेन प्रॉफिट मत लेना। सर सीएसआर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, इंडिया के बाहर ना खर्चा करना, ना इंडिया के बाहर की कमाई को इंक्लूड करना, इंडिया में जो कमाया उसको इंडिया में खर्चा करना। नेट प्रॉफिट में वो चीजें नहीं आएगी। एक और चीज बता दे रहा हूं सर, सुन लो, सर सुन लो प्लीज। ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है। सर एस लिमिटेड भी सीएसआर करता है, एच लिमिटेड भी सीएसआर करता है। मैं बता रहा हूं एच लिमिटेड का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अपने को। क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट। उसमें एक एक्सेप्शन बता रहा हूं। पहला, तुम फॉरेन इनकम मत लेना, फॉरेन इनकम मत लेना। दूसरा, ध्यान से सुनो, दूसरा क्या है? एस लिमिटेड ने क्या किया? 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। क्या दिया? 10 करोड़ का डिविडेंड दिया। तो सर ये 10 करोड़ रुपए भी मत इंक्लूड करना। क्यों? क्यों? क्योंकि सर ये 10 करोड़ किसका प्रॉफिट था? एस लिमिटेड का प्रॉफिट था, और एस लिमिटेड ने इस प्रॉफिट पे सीएसआर का खर्चा तो कर दिया है ना। अरे सर ये 10 करोड़ किसका प्रॉफिट था? ये एस लिमिटेड का प्रॉफिट था। डिविडेंड देने के पहले उसने अपने प्रॉफिट का खर्चा तो कर दिया है, तो ये 10 करोड़ पे तुम वापस से खर्चा नहीं करोगे, इसलिए ये जो डिविडेंड है ना इसको तुम अपने नेट प्रॉफिट में नहीं लोगे। लॉ में क्या लिखा हुआ है सर? एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135, जो 135 में ऑलरेडी कवर्ड है और वो कंप्लाई कर रहे हैं, उनसे मिला हुआ डिविडेंड तुम अपने नेट प्रॉफिट में नहीं लोगे। सर नेट प्रॉफिट में 2 चीजें नहीं आती, पहला आउटसाइड इंडिया वाली जो इनकम है, और दूसरा अगर डिविडेंड अपनी किसी और कंपनी से मिला जो ऑलरेडी 135 का कंप्लाइंस कर रही है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। सर सीएसआर इंप्लीमेंटेशन वगैरह ठीक है, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन। सर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हूं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सुन लो। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हूं, मैं अपने सीएसआर का खर्चा मेरा आया 50 करोड़ का, वो खर्चा मैं कैसे करूंगा? या तो मैं खुद कर सकता हूं, या तो फिर मैं दे दूंगा किसी सेक्शन 8 कंपनी को, या मैं दे दूंगा किसी पब्लिक ट्रस्ट को, मैं बोलूंगा तुम लोग ना खर्चा कर लो। पर सर मैं अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी को दे रहा हूं ना पैसा, वो लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड कैसे? तुम आरओसी के पास जाओ, अप्लाई करो, आरओसी तुमको एक रजिस्ट्रेशन देगा, तुमको जब वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ना तब तुम मेरे से पैसा ले सकते हो कि चलो मैं खर्चा करूंगा। तो तुम लोग सोचो तुम एक सेक्शन 8 कंपनी खोल सकते हो, तुम जाओगे रिलायंस को बोलोगे तेरा 50 करोड़ दे, तेरा टाटा तू 50 करोड़ दे, अडानी तू 50 करोड़ दे, वो पैसे मिला करके आप कितना ज्यादा इंपैक्ट ला सकते हो एजुकेशन में, हेल्थ में। समझ रहे हो? समझ ही रहे हैं सर, पहले इंटर क्लियर हो जाने तो फिर देखो आप, फिर देखो सर, फिर तो हम दुनिया में हम ही बदलाव लाएंगे, हम ही हमें फिर तो। नेक्स्ट रूल 5 सीएसआर कमिटी। सर ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल 6 पे आ जाओ, रूल 7 पे आ जाओ, सीएसआर एक्सपेंडिचर। सुनो सर, सर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है,
सीएसआर एक्सपेंडिचर, मान लो मेरे को सीएसआर का खर्चा करना है 100 करोड़ का। लॉ ने बोला जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब क्या, चाय मंगवाने का खर्चा, डायरेक्टर का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, वो लॉ ने बोला 5% से ज्यादा ये सब खर्चा नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा 95% एक्चुअल काम में जाना चाहिए। तो लॉ ने क्या कहा, एडमिन ओवरहेड जो है ना वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, सरप्लस, कोई भी अगर सरप्लस आ रहा है, सरप्लस मतलब क्या सर, 5 करोड़ बाहर डब्बा रखा था, 1 करोड़ आ गया, तो वो सरप्लस क्या कंपनी का पैसा है? नहीं। तो कंपनी ने बोला वो जो 1 करोड़ सरप्लस आया उसका क्या करोगे? कंपनी ने बोला जिस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो ना उसी प्रोजेक्ट में लगा दो, पर अगर आप नहीं यूज कर पाए ना उसको तो आप भेज दो फंड में। किधर? फंड में। शेड्यूल 7 के लिखा है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, इट विल बी फ्लोड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट, मतलब जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हो उसी में वापस डाल दो। अगर नहीं डाल पाए ना तो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में भी डाल सकते हो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ले, पर कहीं भी नहीं खर्चा कर पा रहे हो ना तो शेड्यूल 7 के फंड में आपको भेजना पड़ेगा, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते। सर क्या एक कंपनी कैपिटल एसेट खरीद सकती है? नहीं। क्या नहीं? कैपिटल एसेट मतलब क्या? अगर मैं सीएसआर करना चाहता हूं 100 करोड़ का, तो क्या मैं प्रेस्टीज पॉइंट नहीं खरीद लूं 100 करोड़ देके? क्यों नहीं खरीद सकता? मैं बोलूंगा यहां पे एजुकेशन देना है, तुम खरीद सकते हो पर कंपनी अपने नाम पे मत खरीदना, फिर तो किसी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे खरीदना, तो तू कर सकता है, कैपिटल एसेट खरीद सकता है। सर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएसआर रिपोर्टिंग। सर सीएसआर रिपोर्टिंग क्या है? आप सीएसआर का काम कर रहे हो तो बताना तो पड़ेगा। तो सर आपको पता है सीएसआर का अलग से रिपोर्ट्स बनाती है कंपनी, जैसे बोर्ड रिपोर्ट बनता है, एनुअल रिपोर्ट बनता है, वैसे ही सीएसआर रिपोर्ट भी बनता है, जहां पे तुम बताओ तुमने क्या काम किया है, क्या इंपैक्ट लाया है, क्या इंपैक्ट लाया है, यू विल हैव टू शो द इंपैक्ट। अब सर एक इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक और नया प्रोविजन इस बार ऐड हुआ है जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इंपैक्ट असेसमेंट। सर इंपैक्ट असेसमेंट मतलब क्या हो रहा है? कंपनी को हमने बोला कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% खर्चा कर दे, अपने प्रॉफिट का 2% खर्चा कर दे। अब कंपनी किए जा रही है 2% खर्चा, 2% खर्चा। रिलायंस का प्रॉफिट होता है 30,000 करोड़ का, रिलायंस का प्रॉफिट होता है 30,000 करोड़, उसका 2% हो गया 600 करोड़। रिलायंस हर साल 600 करोड़ खर्चा कर रही है। अब वो किधर खर्चा हो रहा है, वो खर्चा करके फायदा क्या हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। तो लॉ कहता है तुमको ना इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा कि तुम जो खर्चा कर रहे हो उससे इंपैक्ट क्या हो रहा है। तो रिलायंस ने एक प्रोजेक्ट किया था पानी फाउंडेशन का। क्या प्रोजेक्ट था सर? उसमें उन्होंने एक एरिया का पूरे वाटर को क्लीन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था और वाटर सेव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक मस्त रिपोर्ट बनाया था, उसमें बताया था हमने कितना पानी बचाया है और पानी का क्वालिटी कितना इंप्रूव हुआ है। इसको कहते हैं सर इंपैक्ट असेसमेंट। पर सर क्या ये इंपैक्ट असेसमेंट हर कंपनी करेगी? नहीं, सिलेक्टेड कंपनी जिनका सिलेक्टेड सीएसआर है। क्या लिखा है? कंपनी जिनका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का। सर पिछले 3 साल का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, एक बार बोलो ये 3 वर्ड, पिछले 3 साल का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन। तुम्हारा खर्चा जितना करना था ना वो 10 करोड़ से ज्यादा अगर उसका एवरेज आ रहा है तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। सर अभी मैं तो 50 प्रोजेक्ट कर रहा हो सकता हूं, पानी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, कौन से प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट करवाऊं? कोई भी किसी का जिसका करवाने का मन है उसका करवा लो, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है और जिसका असेसमेंट होके 1 साल हो गया है, असेसमेंट खत्म हो गया और 1 साल हो गया है, उसका आप क्या करवा, सॉरी असेसमेंट होके नहीं, प्रोजेक्ट खत्म होके 1 साल हो गया है तो असेसमेंट करवाओगे। 1 साल क्यों सर? क्योंकि 1 साल लगता है ना इंपैक्ट पता चलने के लिए। तुमने वाटर क्लीन करवाया तो 1 साल रुक तो जाओ, फिर पता चलेगा तुमको। तो लॉ ने क्या कहा? यू विल अंडरटेक इंपैक्ट असेसमेंट थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। सर हम खुद नहीं करेंगे, इसके एजेंसी आते हैं और आप वो सीएसआर प्रोजेक्ट का करोगे जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा था एंड विच हैज कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इंपैक्ट। 1 साल पहले खत्म हो गया है। सर ये एग्जाम में आने के चांसेस है। सर क्या ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में है? बिल्कुल है। आईसीआई मॉड्यूल के बाहर कुछ भी नहीं आता मेरे को। सुनो सर मैंने क्या कहा? इंपैक्ट असेसमेंट कौन सी कंपनी करवाएगी? वो कंपनी करवाएगी जिसका पिछले 3 साल में एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा था। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करेगी, बोलेगी भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है और खत्म हुए 1 साल हो गए, इसका असेसमेंट करके बताओ। अब सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर की, उसने मेरे से 2 करोड़ रुपए मांगे, वो 2 करोड़ रुपए क्या सीएसआर है? वो 2 करोड़ रुपए जो उसने मांगे क्या वो सीएसआर का खर्चा है? लॉ ने बोला थोड़ा सा तो देना पड़ेगा ना, ऐसे एकदम मना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सीएसआर के ही इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, कंपनी क्यों वो खर्चा बेयर करेगा? तो सीएसआर के खर्चे में मानना पड़ेगा। पर लॉ ने बोला एक लिमिट लगाते,
लॉ ने बोला तुम्हारे सीएसआर का, करंट ईयर के सीएसआर का 5% और 50 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, उतने हद तक उसको हम सीएसआर मान लेंगे, उसके ऊपर का खर्चा तुमको सीएसआर नहीं माना जाएगा। सर क्या लिमिट है? 5% ऑफ टोटल सीएसआर और ₹50 लाख, विच एवर इज लोअर। सर लोअर, कम से कम, ज्यादा नहीं। सर ये क्या पूछा मैंने? जो इंडिपेंडेंट एजेंसी का खर्चा है ना, क्या उसको सीएसआर माना जाएगा? सर सीएसआर माना जाएगा, उससे क्या फायदा है? उससे मेरा 2% का कंडीशन खत्म हो जाएगा। अगर मान लो उसको सीएसआर मान लेंगे तो मेरा 2% का ऑब्लिगेशन मीट हो जाएगा। सर शांति से घर में जाके सोचना, तुम लोग के मन में ये आया क्या कि सर 2% का तो खर्चा ही करना है, 5% कैसे अलाउ कर दे रहे हो? ऐसा कुछ आया तुम्हारे मन में? सर नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर होगा, सीएसआर का 5% आपका अलाउ होगा, 5% और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। सर आगे की चीजें काट दो, कोविड से रिलेटेड अभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर आ जाओ सेक्शन 136 और 137 में। बाप रे 11:06 हो गए। मैंने गेट बंद कर रखा था, हमने किसी ने नहीं खोला। स्वानंद तो भूल गया। सुनो सर, सेक्शन 136, 137, 138 करते फिर अपन चलेंगे घर अपने अपने। 136 क्या है सर? राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आप लोग मेंबर्स हो, क्या आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हो? हाँ। क्या आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हो? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर्स का होता है। अब सर जैसे ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा, क्या क्या मांग सकते हो आप? एफएस, सीएफएस, ऑडिटर्स रिपोर्ट और एवरी अदर डॉक्यूमेंट, और वो मेंबर या ट्रस्टी या कोई भी और इंसान मांग सकता है। और आप जैसे ही मांगोगे ना, मेरे को आपको देना भी पड़ेगा मीटिंग के 21 डेज पहले, मीटिंग के कम से कम 21 डेज पहले मेरे को वो आपको नोटिस देना पड़ेगा। पर सर क्या 21 डेज से कम में दूंगा तो चलेगा? क्या शॉर्टर पीरियड में दूंगा तो चलेगा? सर चलेगा, अगर आप, डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है जिसमें मेजॉरिटी नंबर्स और 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वाले लोगों ने अप्रूव कर दिया तो चलेगा। सर डेजा चू हो रहा है क्या जिंदगी में कि ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? हाँ, इफ कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल देन 95% ऑफ द वोटिंग पावर। सर ये क्या 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 बोल रहा हूं? सर मेंबर्स को ना मीटिंग के 21 दिन पहले चीजें भिजवा देना। यहां पे मेंबर्स के रिक्वेस्ट करे या नहीं करे भिजवा देना। मैंने बोला मेंबर्स मांग सकते हैं कि मांग तो सकता है, लेकिन बिना मांगे भी जनरल मीटिंग के 21 डेज पहले। सर 21 क्लियर डेज नहीं लिखा है, 21 डेज पहले लिखा है, आपको भिजवाना पड़ेगा। अगर आप क्या 21 डेज की जगह ये बोल सकते हो भाई 14 दिन पहले भिजवाऊंगा? हाँ, अगर शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर्स और 95% इन पेड अप शेयर कैपिटल का अप्रूवल ले ले। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ शेयर कैपिटल का अप्रूवल ले ले, वोटिंग पावर का अप्रूवल ले ले। तो हम क्या करेंगे, तुम लोगों को ऐसे ही ध्यान लगता है, तो 95% ऑफ वोटिंग पावर का अप्रूवल ले ले, तो 21 डेज से कम में चलता है। अब सर सुनो ना, आप समझो लिस्टेड कंपनीज में 1 लाख शेयर होल्डर होते हैं, सब लोगों को इतना मोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न भिजवाएं क्या? पहले के जमाने में सोचो, पहले के जमाने में तो प्रिंट आउट जाता था, तो लॉ ने बोला मत भेज भाई, एक काम कर तू ना ये जो रिकॉर्ड्स है ना इसको अपने ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर दे कि जिसको भी चाहिए तुम आके देख लो, पर सब लोगों को ना सैलिएंट फीचर्स भिजवा दे, छोटे छोटे। मतलब अगर ये 1000 पेज का है तो बदले में 20 पेज में एकदम की फीचर्स जो है वो सब लोगों को भिजवा दे ताकि तेरा कॉस्ट कम हो। अब उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर पूरा मांग रहा है तो उसको पूरा भिजवा देना। तो सर ये क्या लिखा हुआ है? लिस्टेड कंपनीज के केस में मान लिया जाएगा आपने ये प्रोविजन का कंप्लायंस कर लिया है अगर आपने वो रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर दिया कि मैंने यहां पे रख दिया, जिसको चाहिए आके देख लो, और उसके बाद मैंने साइलेंट फीचर सबको फॉर्म AOC 3 में भिजवा दिया और 21 डेज पहले भिजवा दिया, अनलेस शेयर होल्डर्स आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो पूरा मांगेंगे तो पूरा दे देंगे, वरना नहीं देंगे तो भी चलेगा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे भिजवाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भिजवाएंगे? ईमेल से भिजवा सकते हो या फिजिकली भी भिजवा सकते हो। अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर वो पब्लिक कंपनी है जिसमें नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ईमेल से ही भिजवाना पड़ेगा। अगर डीमैट अकाउंट में शेयर है तो सर अगर डीमैट अकाउंट में शेयर होल्ड कर रहे हैं तो कैसे भिजवाओगे आप? ईमेल से ही भिजवाओगे ना, आजकल कोई फिजिकली भिजवाता क्या? अब सर इसमें हाँ सर सुनो ना, आप अगर एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको, सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवा रहे हो, क्या वो ऑडिट हो गया है? हाँ, आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाते हो, उसको अपने वेबसाइट पे भी चढ़ाना। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो फिर से रिपीट होगा ये, आप उसको अपने वेबसाइट पे भी चढ़ाना। आप होल्डिंग कंपनी हो, अपना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे चढ़ाओगे, अपने सब्सिडरी कंपनीज का भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे चढ़ाना पड़ेगा। पर सर अगर मेरी एक कंपनी, एक सब्सिडरी है जो आउटसाइड इंडिया है, एक सब्सिडरी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उसका अगर ऑडिट होता है
तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चढ़ाओ। अगर ऑडिट नहीं होता है ना तो अनऑडिटेड चढ़ाओ, चलता है, पर आपको वेबसाइट पे चढ़ाना पड़ेगा। तो सर मेरे को एक सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो, क्या वेबसाइट पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चढ़ता है कि अनऑडिटेड? नॉर्मल आंसर है ऑडिटेड ही चढ़ता है। पर अगर एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मतलब क्या, एक सब्सिडरी जो इंडिया के बाहर है, तो वो सब्सिडरी का अगर ऑडिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वहां के लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑडिट नहीं हो रहा है तो उसका अनऑडिटेड चढ़ा दो। बस शर्त एक ही है, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाओ, पर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अब सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, बिजनेस आवर्स में आप इसको बिल्कुल इंस्पेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेनल्टी आपका होमवर्क, इसको होमवर्क में डालना है। सर सेक्शन 137 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। व्हाट इज सेक्शन 137? व्हाट इज सेक्शन 137? सर 92 और 137 आपको पता है हर जगह एक्सेप्शन में आता है। 92 एनुअल रिटर्न, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बहुत सिंपल है, लॉ कहता है 136 में लॉ ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को दे देना, 137 में लॉ कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को दे देना। किसको दे देना? आरओसी को दे देना। ये वाले चैप्टर में जितने भी सेक्शंस है ना उसको दो के स्लॉट में पढ़ना, 128 129 129 अलग, 130 131, तो दो के कपल्स में बना के पढ़ना। कपल्स में आगे 136 और 137। 136 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को दे देना, 137 है आरओसी को दे देना। अब सर आरओसी को कब दोगे? तो लॉ ने कहा एजीएम खत्म होता है ना, एजीएम खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को दे देना। पर सर मान लो अगर एजीएम के 30 डेज बाद, क्यों? क्योंकि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होते हैं, शेयर होल्डर एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप 30 डेज में फाइल करोगे। पर अगर एजीएम में फाइनेंशियल शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फाइल नहीं करोगे। अगर शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कैसे फाइल करोगे? सर अगर शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, प्रोविजनल फाइल कर देना, प्रोविजनल। जैसे ही एजीएम खत्म हुआ, शेयर होल्डर ने मना कर दिया, तो जो मना किया था ना उस चीज को 30 दिन के अंदर फाइल कर देना। उसके बाद जब भी शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर वापस फाइल कर देना करेक्ट वाला, पर फाइल जरूर कर देना प्रोविजनल और बाद में फाइनल। पर सर अगर एजीएम टाइम पे हुई नहीं तो लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम, जो भी आपका लास्ट डेट था उसके 30 डेज के अंदर आप फाइल कर देना, अलॉन्ग विथ रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग सच एजीएम। क्यों नहीं बनाया भाई एजीएम, क्यों नहीं किया? अब सर सुनो, फाइल कैसे करोगे आरओसी के पास? आप फाइल करोगे एओसी 4 फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एओसी 4। पर सुनो, अगर आपकी कंपनी को इन डेस एप्लीकेबल है ना, क्या बोला मैंने? आपकी कंपनी को इन डेस एप्लीकेबल है ना, तो सॉरी, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो आप फाइल करोगे एओसी 4 सीएफएस फॉर्म में। सर एक है एओसी 4 नॉर्मल, एक है एओसी 4 सीएफएस, वो आप फाइल करोगे। अब सर अगर आप एनबीएफसी कंपनी हो ना तो आपके लिए दो अलग ही फॉर्म है, एओसी 4 एनबीएफसी, एओसी 4 सीएफएस एनबीएफसी। सर मतलब एओसी 4 नॉर्मल फॉर्म है, अगर आप सीएफएस फाइल कर रहे हो तो एओसी 4 सीएफएस, ये दो फॉर्म हो गए। अभी अगर एनबीएफसी है ना तो उनका एनबीएफसी ऐड कर देना, दो फॉर्म और बन गए। ठीक है, एक और आएगा आगे, एओसी 4 एक्सबीआरएल वाला फॉर्म आएगा। सुनो, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? सर ये फिर वापस से वही लाइन है कि आप जो आरओसी को फाइल कर रहे हो ना, हां, आप आरओसी को ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे, सब्सिडरी का भी ऑडिटेड भेजोगे। पर अगर एक फॉरेन सब्सिडरी है, मतलब इंडिया के बाहर सब्सिडरी है, तो कोशिश करना उसका ऑडिटेड भेजोगे। पर उसका वहां ऑडिट नहीं होता है तो अनऑडिटेड भेज देना। तो कायदे से आरओसी को भी ऑडिटेड जाएगा, लेकिन फॉरेन सब्सिडरी, सर फॉरेन सब्सिडरी वर्ड नहीं है, आपकी एक सब्सिडरी जो इंडिया के बाहर है उसका अगर आपको भेजना है तो आप अनऑडिटेड भी भेजोगे तो चल जाएगा। और क्या लिखा है सर? और क्या लिखा है? बस सर आरओसी को फाइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर ये चैप्टर में साइन कौन कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओसी को फाइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमडी, सीएफओ। अगर एमडी या सीएफओ में से कोई भी नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर हु इज इन चार्ज, और अगर वो भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स। तो सर आरओसी को फाइल करने के लिए पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन आया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरओसी को फाइल करने के लिए। कौन लोग सर? दो लोग बोलो, एमडी, सीएफओ। अगर दोनों नहीं है तो वो डायरेक्टर जिसको इंचार्ज बनाया है, कोई इंचार्ज नहीं बनाया तो सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सर लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 138। सर बीच के छोटे छोटे जो एक एक लाइन में छोड़ रहा हूं ना, वो आपके पढ़े हुए हैं या पढ़ाए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 132 में पढ़ा नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि अपना टाइम हो गया, पर 132 के लिए आप मेरा वो वाला रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो, बहुत डिटेल में है एनएफआरए के बारे में। अब मेरी बात सुनो, लास्ट सेक्शन 138 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट।
सर इंटरनल ऑडिट कौन कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंपनीज हैव टू डू इंटरनल ऑडिट? सबसे पहला हर लिस्टेड कंपनी को करना पड़ता है, एवरी लिस्टेड कंपनी। उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है अगर वो चारों में से कोई लिमिट मीट करे। सर 25, 50, 100, 200। 25 याद कर लो, डबल डबल डबल, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। अब सर सुनो, एक मेरे को स्कीम मिला था 25 दिन में पैसा डबल, तो मैंने वहां पे अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए। कितना डिपॉजिट किया? 25 करोड़। डबल होके कितना मिला? 50 करोड़। वो 50 करोड़ मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस में लगाया तो क्या बन गया? पेड अप शेयर कैपिटल। तो 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। अभी मेरे खुद के पैसों पे तो धंधा नहीं कर सकता, मार्केट से भी थोड़ा पैसा लेना पड़ेगा, तो मैंने मार्केट से बोरो किया 100 करोड़। क्यों? क्योंकि सर कितना डेट इज टू इक्विटी रेशियो आइडल है? 2:1 का। तो मेरा जब 50 करोड़ का कैपिटल है तो मैंने 100 करोड़ का डेट लिया, आइडल रेशियो हो गया। अब इससे बिजनेस किया मैंने, 200 करोड़ का टर्नओवर निकल के आया। समझे? सर 25 दिन में पैसा डबल वाले स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया, कितना डिपॉजिट? 25 करोड़। 25 करोड़ का पैसा अभी डबल होके 50 आ गया। 50 किधर लगाऊंगा? पेड अप शेयर कैपिटल में। उसके साथ डेट लूंगा 100 करोड़ का। डेट मतलब क्या? बोरोइंग। और ये दोनों मिला के टर्नओवर बिजनेस किया तो टर्नओवर कितना बन गया? 200 करोड़ का। ये चारों आपका लिमिट है, ठीक है? 25, 50, 100 और 200। पर प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ आपको दो ही लिमिट है, लोन्स और टर्नओवर। प्राइवेट कंपनी के केस में खुद का पैसा कुछ मत लगाओ, बाहर से पैसा लो, डबल करके टर्नओवर कमाओ, ठीक है? समझे? और सर इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? मैं बताऊं, दुनिया में कोई भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो सिर्फ एक सीए बन सकता है, पर इंटरनल ऑडिटर कोई भी सीए, सीएस, कोई भी और प्रोफेशनल जो है वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। सर क्या एक कंपनी का एम्प्लॉय अगर सीए है वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? इमोशनल नहीं होने का। हाँ सर, सारे इंटरनल ऑडिटर कंपनी के एम्प्लॉय ही होते हैं। प्रैक्टिकली आपको सीए बन जाओगे ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉल करेगा, नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए, हाँ क्या काम करना है? इंटरनल ऑडिट का काम करना है। तो आप एम्प्लॉय ही होते हो मोस्टली। उसके बाद सर क्या होता है ये रोल में? आपको इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है। सर एन इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर एक चीज मैं आपको बताऊं क्या, ये लिमिट्स में हमने ऐसे तो याद कर लिया 25, 50, 100, 200, पर सुनो, डिपॉजिट मोर देन और इक्वल टू 25 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है, पर जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है ना, बोरोइंग्स जो है ना, वो मोर देन 100 करोड़ है। इक्वल टू 100 करोड़ नहीं है, इक्वल टू 100 करोड़ नहीं है। वो मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक में उसका अलग से क्वेश्चन बना के बता दिया है। यहां पे एक वर्ड ऐड कर लो, 100 के बाद करोड़, 100 के बाद करोड़ करके वर्ड ऐड कर लो। ठीक है, चलो गाइस क्लास खत्म करते हैं। स्वानंद गेट खोल देना प्लीज। सुनो सर, क्लास खत्म करते हैं। एक सेक्शन 132 बचा है, वो आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में खत्म हो गया है। प्लीज क्वेश्चन बैंक कर लो। हमारा जब एक बार सारे चैप्टर्स का रिवीजन शुरू खत्म हो जाएगा, हम अपने 2-3 सेशंस और रखेंगे ऐसे 1-1.5-2 घंटे का, और उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी खत्म कर लेंगे। प्लीज घर जाके रिवाइज कर लेना। ऑनलाइन वालों टाइम नहीं है मेरे पास जाना है, पर आप लोगों को जरूर से लाइक शेयर कमेंट करना है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो तुम्हें 1 मार्क एग्जाम में ज्यादा मिलेंगे। बस इस वीडियो को उठा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करोगे तो कम मिलेंगे, मिलेंगे उतने ही, पर 1 मार्क ज्यादा मिलेंगे अगर आप उठा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उनको बता दो बस कि रिवीजन हो रहे हैं इतने डिटेल में, और कमेंट पे जरूर बताना आपको रिवीजन कैसा लगा, डिटेल लगा, स्लो लगा, फास्ट लगा। एंड योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।